हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में, आज के लेक्चर में। और आप लोगों के साथ में मैं शुरू करने जा रहा हूं बेटा इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, दैट इज योर अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। हम अपने पास में इस चैप्टर से अपने पास शुरू करेंगे। आप लोगों ने ऑब्वियसली जो है इंट्रोडक्शन की वीडियो जो है वो आप सही बच्चों ने एक बार के लिए पहले देख ली होगी, जहां पर मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया, कैसे वेटेजेस आप लोगों के पास है और कैसे हम चीजों को अपने पास में करने वाले हैं। मेक श्योर अगर किसी बच्चे ने वो वाली वीडियो नहीं भी देखी है, प्लीज आप उसको अपने पास में पहले जरूर देख लीजिए, ताकि आप बच्चों को एक फेयर आइडिया हो जाए अबाउट दिस सिलेबस। एंड अब हम अपने पास में इस पर्टिकुलर वीडियो से अपने पास हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा हमारा जो पहला चैप्टर है, विच इज योर अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। और जहां पर में हम अपने पास में पूरा प्रॉपर तरीके से चैप्टर को करेंगे, अपने पास कॉन्सेप्ट्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह सारी चीजें राम राम से करते जाएंगे। मेरे साथ आइए बेटा हम शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को। बेटा आप लोगों के पास जो नोट्स है, आप लोगों को नोट्स में ये चीज दिख रही होगी, विच इज योर अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज का जो पहला आपके पास चैप्टर आ रहा है। नाउ जो भी आप लोगों के पास में हम चैप्टर सबसे पहले देख रहे हैं, वहां पे बेटा आप लोगों को सबसे पहले दिखेगी उसकी एक वेटेज, वो आप लोगों को एक फेयर आइडिया मिलेगा कि इस पर्टिकुलर स्कीम में जो हमारे पास ये इंटरमीडिएट की स्कीम मई 2018 से आई थी, इंप्लीमेंट हुई थी, तब से लेके मई 2022 तक जो है बेसिकली क्वेश्चंस किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके मई 2022 तक के सारे मैंने इस नोट्स में आपके कवर किए हुए हैं। वो हर जगह आप लोगों को सारी की सारी मिल जाएगी। चाहे वो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आप लोगों को सब देखने को मिलेगा, वो स्पेसिफिकली लिखा हुआ क्वेश्चन के ऊपर वो स्टडी मटेरियल का है। चाहे वो आपके आरटीपी का क्वेश्चन है, आरटीपी की कवरेज जो करी गई है वो टिल नवंबर 2022 के अटेम्प्ट तक करी हुई है, वो आप लोगों के पास स्पेसिफिकली लिखा होगा मई 2018 से नवंबर 2022। और पेपर के जो क्वेश्चन है सारे आप लोगों को रिस्पेक्टिव जगहों पे क्वेश्चंस के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। बट ये आपको एक फेयर आइडिया देता है इस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है, इस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है आप लोगों को एक बार के लिए पता चलता है। इवन इससे पहले जो ओल्ड स्कीम्स वगैरह थी उसके भी सारे क्वेश्चंस आपके नोट्स में कवर्ड है, बट उनको मैंने स्पेसिफिकली अलग से मेंशन नहीं किया, वो जरूरत नहीं है। एटलीस्ट ये वाले आपके स्पेसिफिकली आप लोगों के पास मेंशन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। नाउ इस चैप्टर की अगर हम वेटेज देखें, ऑन एन एवरेज आप ये कह सकते हैं इस चैप्टर की जो वेटेज है वो अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर तक की तो पक्का ही पक्का है। एक अटेम्प्ट में ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, और कुछ अटेम्प्ट्स में आपके पास 15 नंबर का भी है, 10+5 का भी आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नाउ ये एक आपको फेयर आइडिया देता है अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर। पर अगर मैं बोलूं चैप्टर बेटा बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ छोटे मोटे हम कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर में सीखेंगे, वो अगर हमारे क्लियर हो जाते हैं तो आपके पास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ मैंने जो बेटा आप लोगों को मेरा कराने का स्टाइल यहाँ पे रहने वाला है वो ये है कि मैंने हर चैप्टर को क्या किया है, टॉपिक्स के अंदर में स्प्लिट कर दिया है, ताकि जब हम रिवीजन करते हैं हमें पता रहता है इस चैप्टर के अंदर में कितने टॉपिक्स हैं। तो हर टॉपिक को एक सेग्रीगेट हेडिंग दी गई है, चाहे हम अपने पास पहले जब कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तब भी सेग्रीगेटेड है, चाहे हम जब क्वेश्चंस करेंगे वहां पे भी सेग्रीगेटेड है, चाहे वो मैं जो क्वेश्चंस आपको अभी लेक्चर के अंदर में कराऊंगा वीडियो में, चाहे वो उसके अंदर है, चाहे वो होमवर्क के क्वेश्चन में, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और वहीं पर मैं वो सारे क्वेश्चंस टैग्ड है स्टडी मटेरियल, आरटीपी और जो पेपर के क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, ठीक है ना। नाउ ये जो पर्टिकुलरली चैप्टर आ रहा है हम इसके अंदर में क्या बात करने जा रहे हैं बेटा, चैप्टर का नाम ही क्या है, अकाउंट्स ऑफ द बैंकिंग कंपनी। यानी कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में बेटा बात करने वाले हैं और जो बैंक्स होते हैं वो अपनी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उनके में क्या क्या चीजों का ध्यान देने पड़ता है, तो ये पूरा चैप्टर उस पर निर्भर है। हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक है, अब बेसिकली इनकी अकाउंटिंग कैसे करी जाती है, क्योंकि हमें इस चैप्टर के अंदर में बैंक के नजरिए से समझना, बैंक के नजरिए समझना। सबसे पहला सवाल उठ के यह आता है, भाई बैंक होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज बैंक। बेटा बैंक के हम सरल भाषा बोलते हैं कि सर बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम होता है लोगों से डिपॉजिट्स लेना, बेसिकली जो लोग पैसा जमा कराते हैं और जिन लोगों को जरूरत होती है उन लोगों को लोन देना। तो बेसिकली बैंक का एक मेन फंक्शन ये आता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोगों को लोन देना। इसके अलावा भी बैंक बहुत परफॉर्म करता है फंक्शंस, गारंटी देता है, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, आपको लॉकर की फैसिलिटी है, बहुत सारी चीजें और भी आती है जो बैंक एक्टिविटीज जो है आपके पास फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बट प्राइमरीली ये दो मेन फंक्शंस एक बैंक के होते हैं ना। अब बैंक को लेके बेटा जो इसकी डेफिनेशन है ना, वो दी गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। उस एक्ट में आपके पास में क्या डेफिनेशन दी है, वो कहता है जो बैंक्स हमारे इंडिया में है और जो उनकी एक्टिविटीज है वो रेगुलेट होती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। वहां पर में बैंकिंग को डिफाइन किया गया है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, और ताकि वो क्या कर सके, उसको आगे लोगों को लोन के तौर पे दे सके, लेंड कर सके या वो इन्वेस्ट कर सके। और ये जो पैसा लोगों का डिपॉजिट होता है ये रिपेबल होता है ऑन द डिमांड और अदरवाइज। आप बैंक में डिपॉजिट कराते हैं,
सो आप जब चाहे अपने पैसे को निकाल सकते हैं ना, यस सर हम जब चाहे पैसे को निकाल सकते हैं, पर कई बार क्या होता है फिक्स पीरियड के लिए होता है, एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, तो वहां पर में क्या होता है एक पर्टिकुलर टर्म हो जाता है, 1 साल 2 साल, चाहे उसको भी हम कैंसिल करवा सकते हैं, तुड़वा सकते हैं, पर जनरली तभी लिखा है रिपेबल ऑन डिमांड या अदरवाइज, एंड उसे विड्रॉ किया जा सकता है चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, अदरवाइज आप अपने पास कैश वगैरह के थ्रू निकाल सकते हैं। नाउ हम बेटा जैसे यहां पर मैं चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं बैंक को लेके, सो मैं आपको के पास में जैसे वर्ड बोलता हूं बैंक, अब बेटा यहां पर में हमने अपने पास में सोचना है और समझना है सिर्फ और सिर्फ बैंक के एंगल से, हमने सिर्फ किसके एंगल सोचना है बेटा, बैंक के एंगल से हम लोगों ने सोचना है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं बैंक का मेजर खर्चा कौन सा है, ये जो डिपॉजिट्स है जो लोग पैसा जमा कराते हैं ये बैंक की क्या है, क्योंकि हमें बैंक के एंगल सोचना है। सो लेट से हमारे पास मिस्टर बेटा एक्स है, अब मिस्टर एक्स ने अगर किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया है, उसने लेट से डिपॉजिट कराई है बेटा 5 लाख रुपीज, ये इसने किस में डिपॉजिट कराया बेटा बैंक में, लेट से एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोई भी बैंक है। अब ये जो बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया है, बैंक इसके ऊपर उस कस्टमर को क्या देगा, सर बैंक उस कस्टमर को देता है इंटरेस्ट, बैंक उस कस्टमर को क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। सो आप सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराते हैं, अलग अलग टाइप के डिपॉजिट होता है, सेविंग में कराते हैं तो भी इंटरेस्ट मिलता है, आपने फिक्स डिपॉजिट कराया तो भी इंटरेस्ट मिलता है, वो पर्टिकुलर टर्म के लिए होता है, तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। तो अगर मैं आपके पास ये बात करूं, जो हमारा मिस्टर एक्स है बेटा, जो हमारा कस्टमर है, उसके लिए जो उसने 5 लाख रुपीज डिपॉजिट कराए हैं, जो उसने डिपॉजिट कराया है, क्या वो उसका एसेट है, यस सर ये जो डिपॉजिट कराया है ये उसके लिए उसका एसेट है, जो ये डिपॉजिट कराया है 5 लाख रुपीज का, ये उसके लिए बेटा उसका एसेट है। जबकि जबकि बैंक के एंगल से अगर मैं देखूंगा बेटा, बैंक को क्या है पैसा कल को उसको वापस करना है, हाँ सर बैंक को तो पैसा वापस करना है, वो आके कभी भी निकाल सकता है, चाहे पर्टिकुलर पीरियड के लिए उसका देना तो ही ना है पैसा, तो बैंक के लिए बेटा क्या होगी, ये लायबिलिटी हो गई, बैंक के लिए क्या उसकी लायबिलिटी है। क्या बैंक को इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, यस सर बैंक इनको इंटरेस्ट देता है, तो बेटा बैंक इनको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। लेट से बैंक ने बोला है कि मैं जो इंटरेस्ट है ना आपको 5% इंटरेस्ट पे करूंगा इस डिपॉजिट के ऊपर, 5%, और 5% इंटरेस्ट कितना बना, सो 5 लाख का अगर हम 5% अपने पास देखते हैं बेटा, सो दैट कम्स आउट टू 25,000। सो ये जो 25,000 रुपीज का इंटरेस्ट है जो बैंक उनको देगा बेसिकली कस्टमर को, वो जो इंटरेस्ट है वो क्या है, सर ये जो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, ये जो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आ रहा है एक तरीके से ये बैंक के लिए तो खर्चा हो गया ना बेटा, यस सर सर बैंक के लिए खर्चा हो गया, ओके बैंक को ये इंटरेस्ट पे करना है, और कस्टमर के लिए क्या हो गई, कस्टमर के लिए इनकम हो गई, कस्टमर के लिए इनकम हो गई, हाँ सर बिल्कुल बात ठीक है। अब आगे बढ़ाते थोड़ा सा कहानी को, बैंक ने क्या किया, ये जो पैसे आए हुए हैं ये आगे लोगों को लोन के रूप में दी है। सो लेट से मिस्टर ए को बैंक ने ये पैसा लोन के तौर पे दिया, लोन हम उसे एडवांसेस भी बोल देते हैं, उसके रूप में दिया है, और इसमें से मान लीजिए बैंक ने क्या किया, सारा पैसा ने लेट से 4 लाख रुपए का लोन दिया। अब सवाल ये उठता है, जो बैंक ने लोन दिया है मिस्टर ए को, मिस्टर ए को पैसे की जरूरत थी, उसे घर बनाना था, उसे गाड़ी खरीदनी थी, तो उसने लोन लिया बैंक से 4 लाख रुपए का। अब वो बैंक को क्या देगा, वो बैंक को सर इंटरेस्ट देगा, अब वो बैंक को मिस्टर ए इंटरेस्ट देगा, मिस्टर ए इंटरेस्ट देगा, और लेट से बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा है बेटा हमारे पास में, बैंक कहता है मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 12% के हिसाब से, सो 4 लाख का 12% 48,000 का इंटरेस्ट बनता है। अब हमें ये समझना है ये जो इंटरेस्ट है, जो लोन का अमाउंट है, ये कस्टमर के एंगल से बेसिकली, और जो आपका बैंक के एंगल से क्या है, सो मिस्टर ए जो हमारा कस्टमर है बेटा, उसके एंगल से, और जो बैंक है हमारा उसके एंगल से क्या चीज है, तो बेटा ये जो लोन का अमाउंट है, ये जो लोन का अमाउंट है, ये लोन कस्टमर के लिए क्या है, सर अगर कोई कस्टमर लोन लेता है तो उसने पैसे देने होते हैं, वो एंट्री डालता है बैंक टू बैंक लोन एक तरीके से, तो वो उसकी क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि उसने पैसे देने हैं। पर बैंक के लिए क्या है बेटा, ये सर बैंक के लिए उसका एसेट है, क्योंकि बैंक ने एक तरीके का उसको पैसा दिया, कल को उसको रिकवरी होगी इस पैसे की।
सो बैंक के लिए क्या हो गया, ये एसेट हो गया, बैंक ने पैसा दिया जिसके ऊपर उसे इंटरेस्ट की इनकम जनरेट होगी। सो ये और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कस्टमर के लिए क्या है सर, वो कस्टमर के लिए एक्सपेंस है। जो ये 48,000 का खर्चा है वो कस्टमर ने इंटरेस्ट दे रहा है बैंक को, तो वो एक्सपेंस हो गया। जबकि बैंक के लिए क्या होगी, बैंक के लिए वो आपके पास इनकम हो गई। बैंक के लिए क्या होगी बेटा, वो आपके पास में इनकम आ जाती है। तो अब मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूं बेटा, यहाँ पे बिफोर हम अपने पास आगे और बढ़ते हैं चीजों पे, हमने यहाँ पे हमेशा सोचना है फ्रॉम द नजरिया ऑफ द बैंक। हमने हमेशा समझना है बैंक के नजरिए से आपके पास में क्या हो रहा है। क्यों बेटा, क्योंकि अगर मैं आपको जनरली बोलता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने आज तक जब से अकाउंटिंग सीखी आपके माइंड में हमेशा ये होता था जो लोन होता है ना, हमने किसी से लोन लिया है, हम उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तुम्हारे लिए खर्चा है। क्योंकि आज तक हमेशा आपने अकाउंटिंग कस्टमर के एंगल से करी है। आपने कहीं एफडी कराई है, उसके ऊपर आपको ब्याज मिलता है, आपके लिए इनकम होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा। पर यहां हमने बैंक के एंगल से सोचना है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है बेटा, वो बैंक की सबसे मेजर इनकम है। लोगों को जो लोन दे रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट की इनकम आ रही है। और बैंक का सबसे मेजर खर्चा कौन सा है, जो वो लोगों को इंटरेस्ट दे रहा है, जो डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट बैंक पे कर रहा है। ठीक है ना। सो ये हमने इस पूरे चैप्टर में अब किसके नजरिए से देखना है, बैंक के नजरिए से देखना है। तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक एस्पेक्ट है टू बिगिन विद, ये हमारे पास चीज आती है। यहां तक आपका बिल्कुल बेसिक मैंने बात करी, ये बात हमें समझ आती होगी। यस सर। अब हमारे पास बेटा यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने पास कहते हैं बैंक का सबसे मेजर एसेट कौन सा है। सबसे मेजर एसेट, देखो बैंक के तो एसेट्स काफी है, मैं मेन एसेट की बात कर रहा हूं। क्योंकि देखो बैंक ने बेसिकली, बैंक के पास कैश पड़ा है, बैंक के पास किसी और बैंक में पैसा डाला, वो भी उसका एसेट है। अब बैंक ने बेसिकली मान लीजिए जो है प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी हुई है, फर्नीचर वगैरह पड़ा है, वो भी उसका एसेट है। पर मैं आपका मेन एसेट का कहने का मतलब ये कह रहा हूं, जो एसेट उनको इनकम जनरेट करके दे रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज, जो अभी हमने बात करी, लोन्स एंड एडवांसेस। जो उनको इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो जो लोगों को लोन देते हैं, लोन्स एडवांसेस दे रहे हैं, बेसिकली वो बैंक का सबसे मेजर एसेट है। जो हम अपने पास बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में एक और नाम बोल देते हैं, फैसिलिटीज। दैट इज द मेन एसेट, जो वो लोगों को लोन्स एडवांसेस दे रहे हैं अलग अलग प्रकार से। तो हम बेटा जनरली इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर के अंदर में हम प्राइमरीली इसे डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। हम इसे 3 हिस्सों से अपने पास डिवाइड करते हैं। आपको कहीं पे इसकी डेफिनेशन कहीं लिखने को नहीं आती, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार के लिए, टर्म्स ही यूज होती है चैप्टर में, फिर भी हमें इसको एक बार के लिए मैं समझा देता हूं टर्म्स क्या होती है। सबसे पहली, जैसे आपके पास होता है बेटा टर्म लोन। टर्म लोन कौन से होते हैं बेटा, टर्म लोन होते हैं जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं। सो ये वो वाले लोन होते हैं जो एक फिक्स पीरियड के लिए लोन होता है। मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदनी है, सो आपने गाड़ी के लिए लोन लिया बेटा, मान लीजिए 20 लाख का लोन लिया, 20 लाख का आपने लोन लिया। अब आप उसके ऊपर उनके साथ क्या बनाते हो, इंस्टॉलमेंट्स बना देते हो, वो ईएमआई आप बोलते हो ना। हर महीने क्या होता है, आपकी तरफ से अकाउंट से आपके 20,000 25,000 करते रहेंगे अगले 10 सालों तक लेट से। तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास में ईएमआई बन गया, जिसके अंदर प्रिंसिपल भी जाते जा रहा है, इंटरेस्ट भी जाते जा रहा है। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आपकी हाफ ईयरली है, क्वार्टरली, ईयरली, जैसे भी है। पर वो जो लोन है ना, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बना है, 5 साल, 10 साल, 20 साल। घर के लिए आपने लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, गाड़ी के लिए लिया, आपने मशीनरी खरीदनी है उसके लिए लोन लिया। ये एक फिक्स पीरियड के लिए लोन होता है। तो जिसकी क्या बन जाती है, बाद में इंस्टॉलमेंट्स बन जाती है, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कंपोनेंट आ जाता है। तो ये होता है टर्म लोन। दूसरा क्या होता है बेटा, आपके पास में एक फैसिलिटी और है, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। ये क्या चीज आ गई, जो आप +1 में अपने पास सीखते हो ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में बेटा, हम बिल डिस्काउंट नहीं कराते थे बैंक के साथ। इवन फाउंडेशन रूट से भी अगर आप आए तो वहां पे भी आपके पास किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर। कि हम क्या बोलते हैं, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के ऊपर बिल ड्रॉ करा, ए ने बी के ऊपर ड्रॉ करा, तो ए ने एंट्री डाली होगी BR टू बी, बेसिकली उसके लिए BR है, वो उसे पैसे की आज जल्दी है, तो बैंक के पास गया और उसने बिल क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिया। तो बेटा बैंक ने एक तरीके का उसे पैसे आज दे दिए ना इमीडिएटली, डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के। पर बैंक को तो पैसे कम मिलेंगे अपने 3 या 4 महीने के बाद ड्रॉई से, और ड्रॉई अगर नहीं देगा तो बेसिकली बैंक जो है वो ड्रॉर के अकाउंट से ही काट लेता है पैसे। तो एक तरीके का बैंक भी तो ये फैसिलिटी दे रहा है, ये भी तो एक पैसे दे रहा है, जिसके ऊपर उसको इनकम कौन सी आ रही है, डिस्काउंटिंग चार्जेस की इनकम आ रही है। सो ये आपकी एक अगली आगे बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। वैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे बेटा, बिल डिस्काउंटेड वर्ड तो आपको क्लियर हो गया, बिल परचेज वर्ड का मतलब पता है क्या होता है। हाँ, आज की डेट में बेटा जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी बन जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता कि बिल ऑफ एक्सचेंज ही बैंक से डिस्काउंट कराया जाता है। इवन नॉर्मल कोर्स में हमारे जो इनवॉइसेस होते हैं, जो हमारे सेल बिल, परचेज बिल होते हैं ना, हम उसके बेस पे भी बैंक से पैसे ले सकते हैं। मतलब मान लीजिए ए ने बी को सेल करी, ए ने बी, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, जरूरत नहीं है इस पूरे चैप्टर में कहीं भी, ए ने बी को सेल करी, तो उसने इनवॉइस अपनी तरफ से इशू किया होगा।
अब बी ने पैसे उसे 3 महीने बाद 6 महीने बाद देने, जो भी क्रेडिट पीरियड है, पर ए को आज पैसे की जल्दी है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो पहले बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा, बीआरबीपी बनेगा, फिर वो बैंक के पास जाके डिस्काउंट करेगा। आजकल ऑन दी बेसिस ऑफ इनवॉइस भी आपको पैसे मिल जाते हैं। आपको पैसे की जल्दी है तो आप इनवॉइस के बेस पे, जो इनवॉइस है, जो बिल है, उसके बेस पे भी आपको क्या मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। तो वो आपके पास क्या, अल्टीमेटली पैसे फिर बी कल को बैंक को दे देगा। आज ए ने ले लिए तो बी कल को बैंक को दे देगा। तो उसमें क्या होता है, आपको इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, आप इनवॉइस के बेसिस पे अपने पास क्या ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। तो दैट इज बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। तो वर्ड बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड वो आ जाता है, ठीक है ना। तीसरी चीज आपके पास क्या आती है बेटा, जो कि हमारे पास आ रहा है टर्म कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। नो, इसे शॉर्ट में हम सीसी भी बोल देते हैं, सीसी एंड ओडी। तो हम इसे अपने पास बोल देते हैं सीसी एंड ओडी, जो आपके पास बैंकिंग टर्म्स में यूज कर ली जाती है लैंग्वेज। नो, कैश क्रेडिट क्या होता है बेटा, आपके पास कई बार क्या होता है, हमें बिजनेस के अंदर फंड्स की ना जरूरत होती है, पर हम ये नहीं चाहते कि मैं आज ही बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लेके रख लूं और मैं फिर इंटरेस्ट जो है अपने पास में जो है ये थोड़ी ना 50 लाख के ऊपर देता रहूंगा। मुझे तो फंड्स धीरे धीरे चाहिए, अपनी मर्जी से चाहिए, कभी कभार चाहिए। तो मैं बैंक से क्या करवाता हूँ, एक लिमिट बनवा लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, बिजनेस में एक लिमिट बनवा के रख देता हूँ, जिसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल लिमिट। ये मेरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ माय स्टॉक, ऑन द बेसिस ऑफ माय डेटर्स। तो उसके बेस पे एक लिमिट बन जाती है, क्योंकि मेरे को पता है यार, मेरे को आज गुड्स खरीदने हैं, वो कल को कन्वर्ट होंगे फिनिश गुड्स में, वो बेचूंगा, फिर डेटर से पैसे आएंगे, इतनी देर के लिए मुझे बिजनेस में पैसा चाहिए होता है ना। तो रूटीन में फंड जाते आ रहे जा रहे हैं आ रहे हैं। तो मैंने एक मान लीजिए 20 लाख रुपए की लिमिट बनवा ली। मैं जरूरी नहीं 20 लाख रुपए आज ही यूज कर लूंगा, पर मैं लिमिट बनवाने का मतलब 20 लाख तक रुपए यूज कर सकता हूं। अगर मैं उसमें 5 लाख रुपीज यूज करूंगा तो मेरा इंटरेस्ट 5 लाख पे बैंक लेगा, 8 लाख यूज करूंगा तो बैंक 8 लाख पे इंटरेस्ट लेगा। तो मैं जितने पैसे यूज करूंगा उतने। तो मैंने वहां लिमिट बनवा ली, एक लिमिट बन गई इतनी की मेरे को सैंक्शन हो गई कि मैं इतने पैसे ले सकता हूं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बिजनेसेस में जनरली होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टॉक एंड डेटर्स के अगेंस्ट में वर्किंग कैपिटल लिमिट बन जाती है कि आप इतना पैसा विड्रॉ कर सकते हो मैक्सिमम। आप कम करो इंटरेस्ट कम पे लगेगा, ज्यादा करोगे ज्यादा पे लग जाएगा इंटरेस्ट। तो वो आपके पास रहता है, एक फायदा रहता है। टर्म लोन में क्या था, पूरा पैसा एक ही बार आपने बैंक से ले लिया, आप यूज करो ना करो, अल्टीमेटली आपने पूरा पैसा एक बार ले लिया, आपको इंटरेस्ट पूरे पे लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपने तो पैसे पूरे ले लिए। यहाँ पे जितने की जरूरत है उतने पैसे आप यूज करते हैं। और ओवरड्राफ्ट क्या होता है, नॉर्मल कि जब आपके पास आप अपने ही अकाउंट में जितना पड़ा है उससे ज्यादा विड्रॉ कर रहे हैं, वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होगी, जिसे आप अनफेवरेबल हम बैलेंस बोल देते हैं। हमारे मतलब बैंक अलाउ कर देता है आपको टेम्परेरीली कि आपका बैलेंस जो है वो नेगेटिव चला जाए, तो आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको क्या दे दिया, एक्स्ट्रा अलाउ कर दिया। और फिर बैंक आपसे इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करता है अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपका नेगेटिव हो जाता है तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज भी करता है। सो ये तीन हमारे पास क्या है, ये तीन बेटा हमारे पास आ रही है फैसिलिटीज, जो लोन्स एडवांसेस जिसके ऊपर बैंक को इनकम आती है, इंटरेस्ट की, डिस्काउंटिंग चार्जेस की। सो ये बैंक का सबसे मेजर एसेट है, ये बैंक का सबसे मेजर एसेट है। नाउ मैंने आपको इन ब्रीफ इन चीजों को बताया जरूर, पर मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था, चैप्टर में ऐसा जिनके आपको टर्मिनोलॉजी मतलब नाम ही यूज होंगे, कहीं पे ऐसा जिनकी डेफिनेशन वगैरह आपको कहीं लिखनी नहीं पड़ती फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, ठीक है ना। सो ये आपके पास में तीन आए, टर्म लोन, बिल परचेज डिस्काउंटेड और एक है कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। सो टर्म लोन में क्या होता है, एक फिक्स पीरियड के लिए होता है, आपके पास एक पर्टिकुलर वो ईएमआई बन जाते हैं प्रिंसिपल इंटरेस्ट बनाते हुए। बिल परचेज एंड डिस्काउंट में बिल्स के बेस पे या बिल डिस्काउंट कर लेते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उसके बेस पे आप पैसे आज ले लेते हैं, बैंक को फिर पैसे जो है वो बाद में मिल जाते हैं ड्यू डेट पे, बैंक अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस की इनकम अर्न करता है। और एक होता है कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट, जहां पे लिमिट बन जाती है, एक ओवरऑल लिमिट सैंक्शन हो जाती है, और जहां पे आप जितने पैसे यूज करते हो उतने बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है एक तरीके से, और ओवरड्राफ्ट तो नेगेटिव बैंक बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। नाउ अब हम अपने पास आगे बढ़ते हैं, जो हमारा इससे रिलेटेड फिर पहला प्रैक्टिकल एक एस्पेक्ट आएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा आपका चैप्टर है, जैसे मैंने बोला हम टॉपिक बाय टॉपिक करते जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला एक वर्ड आ रहा है आपके पास, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बेटा, जिसे हम शॉर्ट में एक वर्ड बोलते हैं एनपीए। हम शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं, एनपीए, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और कुछ तो ये चीज आ रही है जो परफॉर्मेंस रिलेटेड है। तो बेटा बैंक के जो ये एसेट्स होते हैं, चाहे वो लोगों को टर्म लोन दिया हुआ है, चाहे बिल परचेज, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट है, कोई भी हो सकता है बैंक, उन एसेट्स को हम दो हिस्सों में बांटने जा रहे हैं। एक हिस्सा होता है बेटा परफॉर्मिंग एसेट, और एक हिस्सा होता है बेटा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक होता है परफॉर्मिंग एसेट और एक होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट को हम शॉर्ट में पीए बोलते थे, तो नॉन परफॉर्मिंग को एनपीए बोलते थे। आइए मैं आपके साथ बड़ी हम आराम से चीजों को चलेंगे। मैं इसको दो हिस्सों में बांट क्यों रहा हूं,
वाई आई एम बाइफरकेटिंग इनटू टू थिंग्स, पीए और एनपीए में दो वजहों से, जो हम आगे जाके सीखेंगे। एक, इनकम रिकॉग्निशन पे फर्क पड़ेगा, हम आगे जाके देखेंगे, और एक प्रोविजनिंग पे फर्क पड़ता है। ये है मैंने इनको क्यों बांटा है, मैं वाई आई एम सेग्रीगेटिंग इनटू पीए एंड एनपीए। पर हमारे लिए पहला मुद्दा ये उठ के आता है कि बांटने का क्राइटेरिया क्या है, हाउ वी आर डिवाइडिंग, कि कुछ लोगों को जो टर्म लोन मैंने दिया है वो पीए में फॉल करेगा कि एनपीए में फॉल करेगा। तो पहला हमें सवाल क्या आंसर करना है कि मैं इसकी सेग्रीगेशन कैसे करने जा रहा हूं। फिर मैं ये समझूंगा कि मैंने सेग्रीगेशन जो करी उसका रेलिवेंस क्या था, मतलब वाई आई एम सेग्रीगेटिंग, वो वाई का रीजन है इनकम रिकॉग्निशन और प्रोविजन पे फर्क पड़ता है, और मैं कैसे बांट रहा हूं वो हमारे पास पहला मुद्दा उठ के आ रहा है। तो हम ये कहते हैं बेटा कि जो पीए और एनपीए है वो कुछ परफॉर्मेंस पे बेटा, परफॉर्मेंस का मतलब ये, अगर मैंने किसी को लोन दिया है तो अल्टीमेटली मेरे को उसको मेरे को कस्टमर को मेरे पैसे वापस करने पड़ेंगे ना। हाँ सर, अगर वो टाइम पे देते जा रहा होगा तो वो परफॉर्मिंग है, वो परफॉर्मेंस है, वो पूरी कर रहा है, अपने पास मीट कर रहा है रिक्वायरमेंट्स। बट अगर वो पैसे नहीं दे रहा मेरे टाइम पे तो वो नॉन परफॉर्मिंग है। वर्ड मतलब कनेक्ट हो रहा है थोड़ा सा, कि जो परफॉर्मेंस दे रहा है मतलब पैसे टाइम पे देते जा रहा है परफॉर्मिंग है, जो नहीं दे रहा वो नॉन परफॉर्मिंग है। बट एग्जैक्ट इसमें क्या टाइम लिमिट्स है, क्या चीज है, तो हमारा यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया बेटा एनपीए के केस में, कि अगर वो ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज होता है। अब ये ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज का मतलब क्या होता है, वो कहता है कि एक एसेट जो है वो क्लासिफाइड एनपीए के तौर पे तब होता है अगर ड्यूज इन द फॉर्म ऑफ उसके प्रिंसिपल या इंटरेस्ट जो होता है वो पे नहीं किए बोरोर ने फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। अगर 90 डेज तक पेमेंट नहीं करी गई है, जो हमें बैंक को इंस्टॉलमेंट देनी थी, प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट है मिला के जो हो रहा है, अगर मैं उन्हें 90 डेज तक पेमेंट नहीं करी है तो मैं 91st डे पे जाके एनपीए की कैटेगरी में फॉल कर जाऊंगा, एनपीए की कैटेगरी में फॉल कर जाऊंगा। तो हमारे ये तीन फैसिलिटीज थी, हमने तीनों में एक बार के लिए समझना है, हर जगह वर्ड 90 डेज आएगा बट थोड़ा सा हमें चीजों को समझना है। तो सबसे पहले जैसे आता है हमारा टर्म लोन बेटा, टर्म लोन के केस पे एनपीए कब बनता है, वो कहता है इफ इंटरेस्ट एंड ऑब्लिक और, मतलब क्योंकि हो सकता है कि आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इकट्ठे दे रहे थे, या पहले इंटरेस्ट दे रहे थे बाद में प्रिंसिपल दे रहे थे, जैसे भी आ रहा है, जो भी आपको पेमेंट करनी थी, अकेले इंटरेस्ट की अकेले प्रिंसिपल की या मिला के आप कर रहे थे, इसीलिए लिखा एंड ऑब्लिक और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। तो ये मोर देन 90 डेज, सर 3 मंथ्स नहीं लिखा, नहीं देखो 3 मंथ्स नहीं लिखा, वर्ड यूज किया 90 डेज, तो हम भी वर्ड यूज क्या ही करेंगे अपने पास में हमेशा 90 डेज यूज करेंगे। सर जरा इससे हम अगर समझे तो इसका कहने का मतलब क्या है बेटा, इसका कहने का मतलब ये आ रहा है, मान लीजिए आपके पास में आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, मतलब बैंक ने कस्टमर को लोन दिया हुआ है और वो हर महीने की पहली तारीख को वो क्या करता है, इंस्टॉलमेंट पे करता है। तो हमारे पास में इंस्टॉलमेंट्स पे होती जानी है, तो 1 अप्रैल को देनी थी, 1 मई को, ऐसे हर महीने चलती जानी, 1 जून, 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब हुआ क्या, जाके जो मैंने कस्टमर को लोन दिया हुआ है उस पे जो वो मुझे इंस्टॉलमेंट दे रहा है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के, वो उसने अप्रैल में भी टाइम पे दी, 1 मई की भी दे दी, जून की भी दे दी, जुलाई की भी दे दी, मान लो अगस्त की भी दे दी। पर हुआ क्या, जाके उसने 1 सितंबर को इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, जो 1 सितंबर को उसे इंस्टॉलमेंट देनी थी वो उसने नहीं दी। आज उससे मेरे को पैसे लेने 1 सितंबर को, उसके पास पैसे नहीं है मुझे देने के लिए, उसने नहीं पे करी, तो क्या वो इसी दिन एनपीए बन जाएगा? क्या मैं इसी दिन बोल दूंगा अरे अरे तुम तो एनपीए बन गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए? नहीं, इस दिन वो अभी पीए का ही स्टेटस है, इस दिन उसका स्टेटस क्या ही है, पीए का स्टेटस है। जिस दिन उसने पेमेंट देनी थी और नहीं दी वो उस दिन नहीं बन रहा है एनपीए, वो 90 डेज के बाद जाके बनेगा। तो मुझे 1 सितंबर से अब 90 दिन काउंट करने पड़ेंगे बेटा एक तरीके से। सो आपके पास क्या होगा, क्या वो 1 अक्टूबर को भी उसने पैसे नहीं दिए बेटा, मान लीजिए उसने पैसे 1 अक्टूबर को भी नहीं दिए, तो क्या वो इस दिन भी एनपीए? नो सर, अभी भी पीए है, अभी तो 30 दिन तो हुए आपके पास में। 1 नवंबर को, सर 1 नवंबर को भी अभी तो आपके पास में पैसे नहीं दिए, पैसे तो देने बंद कर दिए कस्टमर ने, पैसे देने बंद कर दिए, उसके पास पैसे अब नहीं है, तो क्या वो इस दिन भी आपके पास एनपीए बन गया? नहीं सर, अभी तो वो पीए ही है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, सितंबर के कितने दिन हो गए पैसे नहीं दिए, कितने दिन ड्यू रही पेमेंट? 30 डेज ड्यू रही। 1 सितंबर को पैसे देने थे ना, तो तब से 90 दिन काउंट करूंगा ना, तो सितंबर के 30 दिन हुए, अक्टूबर के कितने दिन हुए बेटा?
31 डेज हुए, अक्टूबर के 31 डेज हो गए। यस सर, अक्टूबर के 31 हो गए। अब अगर मैं देखूं 1 नवंबर को, तभी तो मैंने उसे पीए बोला अभी भी स्टेटस उसका। अब मैं नवंबर के देखूं तो बेटा नवंबर के 29 नवंबर तक जाके बनेंगे 90 डेज। 29 नवंबर को जाके बनेंगे 90 डेज। तो यानी कि उसका जो 29 नवंबर को स्टेटस है एक बार के लिए वो पीए है, क्योंकि इस दिन तक 90 डेज ही हो रहे हैं। पर 30 नवंबर को जाके जो स्टेटस है उस अकाउंट का वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि इस दिन क्या हो गया है, मोर देन 90 डेज हो गए हैं। अब वो 91 डे हो गया है कि उसने पेमेंट नहीं करे। तो यानी कि जब वो 1 दिसंबर को पैसे नहीं दे रहा है तो उसका स्टेटस अब क्या बन चुका है, एनपीए। सो हमारे पास बड़ा क्लियर क्राइटेरिया है कि अगर इंस्टॉलमेंट या प्रिंसिपल जो है वो ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज है तो वो आपका क्या बन जाएगा, एनपीए बन जाएगा। सर ये क्यों कर रहे हैं बेटा, मैंने अभी आपको बताया था हमारे पास, पहले मैं आपको सिखा रहा हूं पी और एनपीए में बांटने का क्राइटेरिया, फिर हम ये समझेंगे कि हमने जो है बांटा इससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क क्या पड़ेगा। तो बहुत ही आसान सी चीज है, आराम से मेरे साथ समझेंगे। अगर जो पैसे देने थे कस्टमर को अगर वो उसने नहीं दिए तो 90 डेज तक वो पीए ही कहलाया जाएगा, वो 91st डे पे जाके एनपीए बनेगा। ठीक है ना बात। तो ये हमारे पास उसने वहां पे वर्डिंग हमने लिखी थी, तो जिसको मैंने आपको समझाया है। तो ये हमारा टर्म लोन आ गया, विच इज वेरी वेरी बेसिक। तो आपके पास में एज सच जो है वो जरूरत नहीं है एग्जाम्पल को लिखने की, पर फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं अपने पास बेटा, जहां कभी जहां जरूरत होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी मुझे लगा, तो वहां मैं आपको साथ ही बोल दूंगा। यहाँ पे भी आप अगर करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और वहीं पे आप अपने पास में वीडियो को पॉज करके अपने पास लिख सकते हैं। ठीक है ना। सो ये हमारा एक एग्जाम्पल था जिसको मैंने आप ये समझाया कि 90 डेज वाला क्राइटेरिया क्या आपके पास रहता है। ठीक है, तो यहां पे बड़ा क्लियर है, अगर वो ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज है। बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड में बेटा अगेन सेम रूल है, बिल्कुल सेम रूल है। तो जिस दिन उसकी बिल की पेमेंट करनी थी, जिस दिन बिल की पेमेंट करनी थी बेसिकली, चाहे वो डिस्काउंट कराया था चाहे वो इनवॉइस था, अगर उस दिन पेमेंट नहीं करी तो उस दिन पेमेंट ड्यू हो गई, उस दिन पेमेंट ड्यू होगी। तब से लेकर अगर बैंक को 90 डेज तक पैसे नहीं मिले तो 90 डेज के बाद वो क्या बन जाएगा, अकाउंट एनपीए बन जाएगा। तो आपके पास अगर वो ओवर ड्यू है और अनपेड है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, तो जिस दिन पेमेंट करी जानी थी बैंक को, मतलब आज हमने बिल डिस्काउंट कराया मतलब 4 महीने का बिल है, तो 4 महीने बाद बैंक को पैसे मिलने थे ना, उस दिन पैसे नहीं दिए, तब से लेके 90 डेज काउंट करने। बेटा 90 डेज कब से काउंट करने, द डे द पेमेंट इज टू बी मेड टू द बैंक, जिस दिन वो पेमेंट ड्यू थी। सर पर जनरली तो ऐसे होता है कि बैंक क्या करता है, कस्टमर के अकाउंट से ही काट लेता है ना बेटा, कस्टमर के पास भी पैसे नहीं है कि वो उसके अकाउंट से काट सके, तो इफेक्टिवली वो है ही नहीं पैसे, तो कस्टमर के अकाउंट से बैंक काट नहीं सकता। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उस दिन से पेमेंट मिलनी हो ही नहीं शुरू। अब वो पेमेंट मिलनी शुरू नहीं हो रही, या बैंक ने मान लीजिए आउट ऑफ कटे आपके पास जो है कर्टसी, उन्होंने अपने पास कस्टमर पर विश्वास करते हुए मान ले आप पैसे उसको दे दिए थे, तो उस केस के अंदर में जो है हमारे पास में क्या हुआ, उसने अब पैसे दिए नहीं, पेमेंट ड्यू हो गई और 90 दिन से ऊपर हो गया, तो 91st डे पे जाके क्या बन जाएगा, आपके पास में बन जाएगा एनपीए। 91st डे पे क्या बन जाएगा जाके, एनपीए। ये बात क्लियर हुई हमारे पास में। यस सर, ये बात हमारे पास क्लियर होती है। अगली चीज क्या आती है बेटा, कैश क्रेडिट ऑब्लिक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, सीसीएनओडी, जो हमारा था, जो फैसिलिटी थी एक आपके पास जो लिमिट बन रही थी, क्या बन रही थी, यहाँ पे एक लिमिट बनी थी, जिसमें मैंने एग्जांपल लिया तो 20 लाख की लिमिट है आपकी, एक ओवरऑल सैंक्शन होगी तो उसके बेस पे। अब यहाँ पे वो वर्ड कहता है अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, और वो आउट ऑफ ऑर्डर कब होगा, जब कोई दोनों में से फॉलोइंग कंडीशंस आपकी पूरी होगी। तो बेटा यहाँ पे करने का क्राइटेरिया क्या, मैंने क्या किया, आप लोगों ने ना वो वर्डिंग्स के बेस पे ना मैंने आपको यहाँ पे चार्ट बना दिया, ऐसे बहुत जगहों पे आपको देखने को मिलेगा हैंड रिटन चार्ट्स आपके पास जो नोट्स में ही डले हुए मेरी तरफ से। नाउ कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के केस में क्या होता है, तो वो दो क्राइटेरिया देता है, ये दो में से बेटा कोई भी एक अगर फुलफिल हो जाएगा तो वो एनपीए बन जाएगा। वो आउट ऑफ ऑर्डर है अगर 90 दिन से ज्यादा, और आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है, पहला क्राइटेरिया है कि आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है वो बैलेंस ही ज्यादा है बेटा किससे, सैंक्शन लिमिट ऑब्लिक ड्राइंग पावर से। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आपको सैंक्शन जो करी गई थी लिमिट, सैंक्शन लिमिट का मतलब होता है ओवरऑल लिमिट, सैंक्शन लिमिट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल लिमिट आपको कितनी सैंक्शन की गई। सो मान लीजिए जो आपको ओवरऑल लिमिट सैंक्शन करी गई थी, वो जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया था बेटा, 20 लाख की आपको लिमिट सैंक्शन करी गई है,
आपको लिमिट कितनी सैंक्शन करी गई है? 20 लाख की। ये आपको 20 लाख की लिमिट सैंक्शन करी गई है। ये ओवरऑल लिमिट है। ड्राइंग पावर में मैं अलग से आपके पास आता हूं कि उसका रेलेवेंस क्या है। अब जो आपका बैलेंस है, बैलेंस का मतलब आपने कितने फंड्स को यूज करा। अब आपको अलाउ किया गया था कि आप 20 लाख मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, आपने 25 लाख यूज कर लिए। आपने कितना अमाउंट यूज कर लिया? 25 लाख। तो बेटा अगर आपका बैलेंस ही सैंक्शन लिमिट से ऊपर चला गया तो उस केस में आप एमपी हो, और वो आउट ऑफ ऑर्डर होना चाहिए फॉर मोर देन, मतलब 90 दिन से ज्यादा हो गया, आपका बैलेंस ज्यादा है एक तरीके से। तो वो अगर कब, अगर बैलेंस ही ज्यादा है। सर एक छोटी सी चीज बताइए, पूछो बेटा, बच्चे के माइंड में हो सकता है डाउट आ रहा हो, सर बैंक हमारे को अलाउ ही क्यों करेगा? एक माइंड में डाउट आता है ना कि बैंक हमारे को अलाउ ही क्यों करेगा। मान लो जब मेरी लिमिट बैंक ने बोला है मैक्सिमम कि मैं 20 लाख यूज कर सकता हूं, तो बैंक वाले मुझे 25 लाख जाने ही क्यों देंगे? वो अलाउ ही क्यों करेंगे कि जब मेरी लिमिट सैंक्शन ही 20 लाख, वो अलाउ ही क्यों करेंगे? हाँ, तो इसका अब जवाब सुनो। कई बार क्या होता है बेटा हमारे पास में, कि आपके पास क्या चीज आती है, कई बार प्रॉब्लम क्या आती है कि जो बैंक है ना, बैंक मैनेजर को आपने फोन किया, आप अभी तक 18 लाख रुपए की लिमिट मान लीजिए यूज कर चुके हो, 18 लाख तक की लिमिट यूज कर चुके हो, आपकी ओवरऑल 20 लाख है। आपने किसी कस्टमर क्रेडिटर के पैसे देने, आपने उससे गुड्स खरीदे थे, आपने उसकी पेमेंट करनी है इमरजेंसी में, आपको पता है यार मैं तो 20 लाख रुपए जो है लिमिट है, 18 लाख यूज कर चुका हूं, तो 2 लाख ही और यूज कर सकता हूं, जबकि उसको पेमेंट करनी है 7 लाख रुपए। तो आपने बैंक मैनेजर को फोन किया, हाँ जी बैंक मैनेजर साहब, मैंने ना पेमेंट करनी है, प्लीज वो चेक ना मेरा पास करा देना, मैं थोड़े दिनों के अंदर पैसे अकाउंट में डाल दूंगा, प्लीज 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 अलाउ करा देना। आप तो मेरे को जानते हो, देखो मैं कभी लिमिट से ऊपर जाता नहीं हूँ, कभी दिक्कत आती नहीं है, आज मुझे प्लीज पैसे की जरूरत है, तो प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज ये मेरा जो है चेक जो है पास कर देना, पार्टी को पेमेंट कर देना, ये ना हो कि आप चेक मेरा इस बहाने डिसऑनर कर दो। तो बैंक मैनेजर कहता है यार अच्छा इंसान है, नेक दिल इंसान है, कभी इसने कभी कोई दिक्कत तो करी नहीं है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आपके पास में थोड़े दिनों बाद ये पैसे अकाउंट में डाल देगा। तो बैंक मैनेजर ने क्या किया, उसके विश्वास पे उसको अलाउ कर दिया कि उसका चेक पास हो गया। अब 18 लाख तो उसने यूज किए हुए थे, 7 लाख रुपए उसने और फंड्स उसमें से लिमिट में से यूज कर लिए, तो उस केस में उसकी तो लिमिट कितनी पहुंच गई है? 25 लाख पहुंच गई ना बेटा। अब वो उसने कहा था मैं थोड़े दिनों में पैसे डाल दूंगा, अब उसके पास पैसे पीछे से आए नहीं, अब पीछे से पैसे आए नहीं, वो अकाउंट में डाल नहीं सका, तो 25 का 25 लाख ही बैलेंस आउटस्टैंडिंग पड़ा है। तो इस केस में अब आपका अकाउंट एनपीए बन जाएगा 90 डेज के। तो जैसे मैंने कहा बैंक मैनेजर, कई बार क्या होता है बैंक वाले आश्वासन पे, ट्रस्ट पे आपको अलाउ कर देते ऊपर जाना, बट आप बाद में पैसे नहीं डालते अकाउंट में, तो उसकी वजह से आपका बैलेंस ही ज्यादा चले जाता है, ठीक है ना। तो अब ये हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस ही सैंक्शन लिमिट से अगर ज्यादा है। सर यहाँ पे एक और वर्ड आपने लिखा हुआ है ड्रॉइंग पावर। नाउ व्हाट इज ड्रॉइंग पावर बेटा, ये समझेंगे, इसे शॉर्ट में बैंकिंग लैंग्वेज में हम अपने पास वर्ड डीपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बेटा डीपी। ना ये क्या होता है बेटा, जो लिमिट होती है ना सैंक्शन, वो एक ओवरऑल पीरियड के लिए होते हैं, मान लो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, एक बार में आपको अलाउ कर दिया। ये लिमिट सैंक्शन करने का क्राइटेरिया क्या होता है? मान लो आज मैं बैंक से बोलता हूं मेरे को लिमिट बना के दे दो, तो ये थोड़ा ना मेरी मर्जी से मैं कहूंगा 50 लाख की दे तो 50 लाख की दे देंगे, नहीं 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 बेटा, वो आपके देखते हैं आपका स्टॉक कितना है, आपके डेटर कितने हैं, उनमें से मार्जिन अलग से रखे, अलग से आपको लिमिट देते हैं। तो आपके स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर्स, इनको आपकी वर्किंग कैपिटल की लिमिट होती है। तो जिस दिन आज सैंक्शन कर रहा हूं फर्स्ट डे को, तो बैंक मुझे 2 साल के लिए एक बार अलाउ कर देगा कि आपके बिजनेस को देखते हुए आपको 20 लाख के पैसे की जरूरत पड़ती है, मैं आपको 20 लाख लिमिट दे देती हूं, ठीक है ना। उसने आज की पोजीशन देखी और उसके बेस पे 2 साल के लिए मुझे लिमिट फिक्स कर दी एक बार के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होता है, सारी चीजें होती है। अब होता क्या है, जो मेरे स्टॉक है, मेरे डेटर्स है, ये तो बेटा हर महीने चेंज होती रहती है, वैल्यूज ऊपर नीचे होती रहती है ना। तो मुझे क्या करना पड़ता है, बैंक को स्टेटमेंट्स भेजनी पड़ती है अपनी, मंथली या बाय मंथली, क्वार्टरली, जैसे ही बैंक के साथ फिक्सेशन है। अब बैंक उसके बेस पे वो उतने पीरियड के बाद, मंथली, क्वार्टरली जैसे भी है, एक वैल्यू डिटरमिन करता है कि मैं कितने पैसे एक बार के लिए अलाउ कर सकता हूं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल लिमिट है, तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है। तो सैंक्शन लिमिट थी ओवरऑल लिमिट, जो मान लो 2 साल के लिए एक बार बन गई या साल के लिए एक बार बन गई। ड्राइंग पावर क्या है, जो हर महीने या 2 महीने बाद या क्वार्टरली आपके पास में कैलकुलेट करा जा रहा है फिर से, क्योंकि वो चेंज हो जाती है वैल्यूज। तो वो वैल्यू 20 लाख से कम भी हो सकती है, वो वैल्यू 20 लाख से ज्यादा भी हो सकती है। मान लो वो वैल्यू हमारे पास में 22 लाख भी रह सकती है,
मान लो वो वैल्यू मेरी 19 लाख भी रह सकती है। अब यहां पे वो ऑब्लिक लिखने का मतलब क्या था, सैंक्शन लिमिट ऑब्लिक ड्राइंग पावर, वो कहता है हमारा कॉन्सेप्ट ओवरऑल तो 20 लाख सैंक्शन है बेटा, ओवरऑल तो 20 लाख की सैंक्शन है ना हमारे पास में दोनों केस में, पर मेरी ड्राइंग पावर अभी के लिए कितनी बन रही है, 22 एक केस में। तो मुझे अगर एनपीए के बारे में डिटरमिन करना है तो मैं 20 और 22 में से कौन सी वैल्यू को लूंगा, तो वो कहता है हमारे पास इन दोनों में से जो लोअर है वो लेंगे। देखो आज की डेट में मेरे पास मान लो स्टॉक डेटर ज्यादा है मेरे, तो एक बार के लिए 22 लाख बन जाती है वैल्यू एक बार के लिए, पर मेरी सैंक्शन तो बेटा 20 ही है ना, तो 20 से ऊपर तो मैं जा ही नहीं सकता क्योंकि 20 तो उन्होंने मैक्सिमम सैंक्शन करी है। तो मेरे लिए इस केस में 20 लाख रेलिवेंट वैल्यू हो जाएगी। तो 20 लाख की वैल्यू को देखा जाएगा ये चेक करने के लिए कि अगर इससे ऊपर गया तो मैं एनपीए बन जाऊंगा, इससे नीचे तो मैं एनपीए नहीं। तो 20 लाख बेस हो जाएगा, और अगर 20 लाख सैंक्शन है और ड्राइंग पावर 19 है तो फिर 19 को देखा जाएगा, क्योंकि आज की पोजीशन के हिसाब से मुझे 19 लाख से ज्यादा बैंक को अलाउ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज जो मेरे स्टॉक डेटर्स वगैरह है उसके हिसाब से मुझे अलाउएबल लिमिट शुड हैव बीन 19। उन्होंने 20 दे रखी है पर वो 19 तक रोकने की कोशिश करेंगे मुझे, क्योंकि उससे ऊपर उनका रिस्क चालू हो जाएगा। तो वो ड्राइंग पावर जो मेरी बनती है, ड्राइंग पावर का मतलब अभी मेरे को परमिसिबल कितना होना चाहिए अमाउंट, तो परमिसिबल अमाउंट जो है वो देखो ओवरऑल सैंक्शन से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, वो तो ओवरऑल सैंक्शन है, पर अगर वो उससे कम है तो बैंक कोशिश करेगा मुझे उससे ज्यादा अलाउ नहीं करेगा, तो वो 19 लाख रेलिवेंट अमाउंट हो जाएगा। तो क्या मैं सिंपल सी बात कह सकता हूं, अगर ये दोनों वैल्यूज दे रखी है तो इन दोनों में से जो लोअर है वो आपको रेलिवेंट अमाउंट लेना है। यस सर। और अगर मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस उससे ज्यादा है तो उस केस में वो एनपीए बन जाएगा, उस केस में वो एनपीए बन जाएगा। कभी भी आपके पास क्वेश्चन में आप देखेंगे कभी इसकी वजह से आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका हिसाब से दिया होगा आपको, वो आप 20 और 19 या 20 और 22 की वजह से आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी कि आपका आंसर वेरिएशन में नहीं जा रहा होगा, ठीक है ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो या तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस हम इसलिए सिंपल बोलते हैं, या तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट ऑब्लिक ड्राइंग पावर से ज्यादा है, या फिर अब अगला आता है और कि बैलेंस तो आपका कम है, बैलेंस तो आपका बेटा क्या है, कम आ रहा है सैंक्शन लिमिटेड ड्राइंग पावर से, पर मतलब यानी कि आपका मान लो से बैलेंस ही आपका 12 लाख है और ये आपकी 20 लाख की लिमिट है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आप इस कंडीशन के हिसाब से एनपीओ ही नहीं, बैंक ने आपको बोला है 20 लाख की आपकी अलाउएबल लिमिट है, मैंने आज तक यूज ही 12 लाख रुपए की है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर मैं क्यों एनपीए बनूंगा। पर उस केस में भी एनपीए बन सकता है, कैसे, या तो कोई पूरे पीरियड में क्रेडिट्स ही नहीं हुए, मतलब पूरे के पूरे 90 डेज तक मैं कुछ अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराया, कोई क्रेडिट नहीं हुआ, या तो कुछ क्रेडिट नहीं हुआ, या फिर जो क्रेडिट्स है दे वर नॉट सफिशिएंट टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द पीरियड। बेटा मुझे बताओ, अगर बैंक ने आपने 12 लाख यूज किया, ठीक है, आपको लिमिट अलाउड 20 की है, बेटा बैंक इंटरेस्ट तो 12 लाख पे तो लगाएगा ही ना, इंटरेस्ट तो लग ही रहा होगा ना। तो वो कहता है भाई कम से कम, ठीक है तुमने लिमिट के विद इन काम कर रहे हो, एटलीस्ट हमारे इंटरेस्ट जितने पैसे तो दे दो, मैं तुम्हारे को इंटरेस्ट लगा रहा हूं जितना तुमने फंड यूज करा, इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, तो एटलीस्ट इंटरेस्ट की पेमेंट तो कर दो। तो क्रेडिट्स जो है दे आर नॉट सफिशिएंट टू कवर द इंटरेस्ट, मतलब जितना इंटरेस्ट लगा उससे कम पैसा अकाउंट में डिपॉजिट कराया, तो इंटरेस्ट मान लो लगा 2 लाख, डिपॉजिट ही 1 लाख कराया, तो आपका एनपीए फिर भी बन जाएगा चाहे आप लिमिट के विद इन हो, एटलीस्ट पे द इंटरेस्ट, एटलीस्ट पे द इंटरेस्ट। सो हमारे पास क्या बोला गया है, या तो आपका एनपीए कब बनेगा इस केस में बेटा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ही सैंक्शन लिमिट से ज्यादा चला गया ऑब्लिक ड्राइंग पावर से, या आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो कम है पर या तो कोई भी क्रेडिट नहीं हुआ, या फिर जो क्रेडिट हुआ वो डेबिट से आपके पास जो था, मतलब जितना इंटरेस्ट लगा था उससे कम था, सफिशिएंट नहीं था, तो वो एनपीए बन जाएगा। सो अभी मैं इसका एग्जांपल कराऊंगा, सो डोंट वरी, क्योंकि इसका एग्जांपल हम अपने पास कर भी रहे हो, इसका एग्जांपल आता भी है आपके पास में, तो इसलिए मैं आपको इसके केसेस कराने वाला हूं। तो हमारे पास बेटा एनपीए बनने का क्या क्राइटेरिया है, हमें कहते हैं बेटा एनपीए बनने का जो क्राइटेरिया दैट इज 90 डेज, ठीक है ना, उसको क्यों कर रहे हैं वो इसका अगला टॉपिक आएगा जाके अभी। तो हमने क्या बोला, एनपीए कब बनेगा, अगर वो ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज है। हमारे पास बेटा टर्म लोन में और बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड में कभी दिक्कत नहीं आती, वहां तो सिंपल सा रूल है, 90 डेज से ऊपर गया, पेमेंट नहीं दी, जिस दिन से ड्यू हुआ तो वो एनपीए बन जाएगा। जो हमारे पास यार है कैश क्रेडिट ऑब्लिक ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस ही सैंक्शन लिमिट ऑब्लिक ड्राइंग पावर से ज्यादा है, या फिर जो बैलेंस है वो तो कम है पर आपके पास में या तो कोई क्रेडिट ही नहीं हुआ पूरे पीरियड में, या फिर जो क्रेडिट हुआ वो जितना इंटरेस्ट लगा उससे कम है, तो वो एनपीए बन जाएगा, ठीक है ना। सर इसका कुछ एग्जांपल कराएंगे हमें विद वैल्यू ताकि हमें और क्लैरिटी होगी। लो बेटा
इसका मैं आपको एग्जांपल कराने जा रहा हूं यहीं पर मैं। तो हम एक बार के लिए कंडीशन लेके चलते हैं। चलो मैं कहता हूं कि ये मान लो हमारा क्राइटेरिया नंबर 1 है, फॉर अंडरस्टैंडिंग हमारे एग्जांपल के लिए ये हमारा क्राइटेरिया नंबर 1 है, ये हमारा क्राइटेरिया नंबर 2 है, ठीक है ना। मतलब दो क्राइटेरिया हमारे, दोनों में से कोई भी फुलफिल हो गया तो एनपी बन जाता ना। तो हमारे पास उसको बेस पे लेके एग्जांपल समझते हैं। चलो भी तो हमारे पास क्या है, 4 मैंने केसेस लिए अलग अलग। सैंक्शन लिमिट लिखे, ड्राइंग पावर लिखा है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग दे रहा है बेटा आपके पास में 1 जनवरी से 31 मार्च तक, टोटल इंटरेस्ट कितना डेबिट हुआ और टोटल क्रेडिट्स कितने हुए। तो उसने वो चारों वैल्यूज आपको सारी वैल्यूज बता दी, हमें बताना है वो पी है कि एनपी। तो अब मैंने क्या चेक करना है बेटा, मैंने क्राइटेरिया नंबर 1 और क्राइटेरिया नंबर 2 के बेस पे चेक करते हुए ये बताते जाना है एनपीए की पी है जैसे, और दोनों में से कोई भी एक हो। तो आपका केस नंबर 1 आता है। हमने सबसे पहले क्या चेक करना है, अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है क्या वो सैंक्शन लिमिट ऑब्लिक जो ड्राइंग पावर है उससे ज्यादा है कि उससे कम है। सर उससे तो कम है। देखो 30 और 28 में से रेलिवेंट 28 है, मैंने क्या बोला था वो आपको बीच में नहीं छोड़ेगा, मतलब ये नहीं दे देगा वैल्यू 29 लाख है आउटस्टैंडिंग बैलेंस कि आप कंफ्यूज हो गए 29 को 28 से कंपेयर करना है कि 29 को 30 से कंपेयर करना है। तो वो ऐसी वैल्यू दे रहा है 25 लाख, अब आप 30 सोचो या 28 सोचो अपने माइंड में, आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी, तो बैलेंस कम है। वैसे तो रेलिवेंट उन दोनों में से 28 लाख है, पर आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम है। सो मेरे पास क्या है, मेरे को दो क्राइटेरिया देखना है, क्राइटेरिया नंबर 1 और क्राइटेरिया नंबर 2, और फिर मेरे को कंक्लूजन देना है अपना। तो क्राइटेरिया नंबर 1 तो बेटा फुलफिल नहीं हुआ। फुलफिल नहीं हुआ का मतलब क्या है कि बेसिकली आपके पास में वो वायलेशन नहीं, मतलब आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारा कम है, तो ये फुलफिल तो नहीं हुआ, तो इसकी वजह से तो वो एनपीए नहीं है, एनपीए नहीं वो पी है। क्राइटेरिया नंबर 2 क्या है कि जो टोटल इंटरेस्ट लगा और जो टोटल क्रेडिट हुआ वो 170, तो क्रेडिट कम है, अमाउंट जो बैंक में डिपॉजिट कराया इस पूरे पीरियड में वो कम है, जो इंटरेस्ट लगा है वो ज्यादा है, तो क्या एनपीए बन जाएगा। यस सर, हमारे क्रेडिट सफिशिएंट नहीं है। तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, हमारा कंक्लूजन हुआ बेटा यहां पर कि वो एनपीए है, पहले क्राइटेरिया की वजह से नहीं, सेकंड क्राइटेरिया की वजह से, ठीक है ना। अगले केस में, अगले केस में बेटा क्या है, हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 32 लाख, क्या वो हमारे सैंक्शन लिमिट ऑब्लिक ड्राइंग पावर से ही ज्यादा चला गया। यस सर वही ज्यादा चला गया, तो वो उसी बेस पे क्या बन गया हमारा एनपीए बन गया। वैसे तो सेकंड वाले की वजह से भी बन रहा है, क्रेडिट सफिशिएंट नहीं, तो दोनों ही पूरे हो गए। वैसे दोनों में से कोई भी एक हो जाता है तो एनपीए हो जाता है, हमारे पहले से ही हो गया था वो एनपीए, तो दोनों में से और है हमारा बैलेंस ही जो था वही ज्यादा चला गया सैंक्शन लिमिट ऑब्लिक ड्राइंग पावर से, तो उस केस में वैसे ही एनपीए बन गया। और साथ के साथ हमारा तो इंटरेस्ट भी जो है वो भी हमने पूरा डिपॉजिट नहीं कराया, वो भी कम कराया, दोनों में से कोई भी एक हो जाए। अगले केस में क्या हो रहा है, हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो बेटा आपका कम है, 25 लाख है, हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 25 लाख है, तो वो इस क्राइटेरिया की वजह से तो एनपीए बन नहीं रहा। और 3 लाख का इंटरेस्ट लगा है वैसे, और क्रेडिट भी 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 है, तो आपने जो अमाउंट डिपॉजिट कराया वो 350 कराया, जबकि जो इंटरेस्ट लगा है वो तो 3 लाख लगा है, तो आपने अमाउंट भी ज्यादा डिपॉजिट करा दिया, तो ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई भाई, तो वो आपका एनपीए नहीं है, तो नॉट एनपीए लिख दो, या लिख दो आप अपने पास में पीए लिख दो, एक ही बात है ना, पीए का मतलब ये होता है परफॉर्मिंग एसेट, वो एनपीए नहीं है क्योंकि कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं हो रही बेटा, मतलब फुलफिल नहीं हो पा रही इन द सेंस जो एनपीए बनने की है, ना ही आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज्यादा है सैंक्शन लिमिट ऑब्लिक ड्राइंग पावर से, और ना ही आपका जो है इंटरेस्ट वाला हो रहा है। और लास्ट केस क्या आ रहा है, लास्ट केस बेटा आपका आ रहा है, यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे, मैंने जानबूझ के डाला भाई केस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑब्लिक सैंक्शन लिमिट, आपके पास जो सैंक्शन लिमिट ऑब्लिक आपका ड्राइंग पावर है, इन दोनों में से रेलिवेंट वैल्यू कौन सी है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 31 लाख है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको आ गया, पेपर में ऐसा नहीं फंसता, पर मैंने जानबूझ के आपका ऐसा पॉइंट डाल दिया ताकि आपको वो दोनों का बीच का समझ आ जाए। 30 और 32 में से रेलिवेंट कौन सा है, मतलब मैं 31 को जो कंपेयर करूंगा 30 से करूंगा कि 32 से करूंगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 31 है, शुड आई कंपेयर विद 30 और शुड आई कंपेयर विद 32। सर आपने समझाया था अभी, दोनों में से जो लोअर है उसके पीछे कारण, भाई ओवरऑल सैंक्शन ही 30 है, 30 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते ना, चाहे परमिसिबल आपकी आज की पोजीशन को देखते 32 पर ओवरऑल सैंक्शन 30 है, तो इन दोनों में से जो रेलिवेंट अमाउंट है वो 30 लैक्स है। सो क्या हमारा बैलेंस 31 लैक्स मोर देन 30 लैक्स हो गया, यस सर। तो क्या वो एनपीए बन जाएगा, यस सर वो एनपीए बन जाएगा। अगली वाले केस से तो वो एनपीए नहीं बन रहा, वैसे तो पहले से ही बन गया वो, अगले वाला नहीं हो रहा तो वो एनपीए है,
तो वो एनपीए। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। देखो बेटा, हमें क्या चेक करना है, पहली कंडीशन क्या है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो सैंक्शन लिमिट ऑब्लिक ड्राइंग पावर से ज्यादा है। ना सैंक्शन लिमिट ऑब्लिक जो ड्राइंग पावर वर्ड लिखा है, उन दोनों में से किस वैल्यू को कंसीडर करना है? बेटा उन दोनों में से कंसीडर करना है जो दोनों में से लो है, क्योंकि ओवरऑल सैंक्शन 30 लाख है लेट से लास्ट केस में। आज आपके पास थोड़ा ज्यादा स्टॉक डेटा जिसकी वजह से परमिसिबल 32 हो रहा है, पर बैंक ये थोड़ी ना आपको 30 से ऊपर अलाउ कर देगा, क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट बन के आए हुए उनके हेड ऑफिस वगैरह से वहां लिखा है मैक्सिमम 30 है भाई, 30 से ऊपर तो किसी हालत में नहीं जा सकते, इतना इतना सैंक्शन किया हुआ है। चाहे आज रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप 32 बन सकता है, पर वो नहीं होगा क्योंकि ओवरऑल सैंक्शन 30 है। तो हर केस में वो कम हो रहा था तो वो 28 था एक तरीके से, उसका फर्क नहीं पड़ा। इस केस में वो 30 इज द रेलिवेंट हो रहा है, ठीक है ना। अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस उससे ज्यादा चला गया तो वैसे ही वन पे बन गया, अगर उससे कम है तो वन पे उस कंडीशन से नहीं है। और सेकंड का क्राइटेरिया हमारा क्रेडिट्स का, कि जो क्रेडिट्स है वो आपके पास में क्या है, सफिशिएंट है कि इनसफिशिएंट है, मतलब वो जो अमाउंट डिपॉजिट कराया क्या वो इंटरेस्ट को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पहले दो केस में वो कवर नहीं कर रहा था, इंटरेस्ट ज्यादा था, अगले दो में कवर कर गया। तो इससे हमारे पास में क्या पता चला, पीए या एनपी। क्या ये बात अभी क्लियर हुई? सर बात तो समझ आ गई है, पर आपके पास में क्या है, अब हम जब थोड़ा सा क्वेश्चन आप कराएंगे तो उससे और क्लैरिटी आएगी। हाँ बेटा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत पॉपुलर है, हर बार आता है, पर आ जाता है आपके पास में 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस वो कैसे आपको दे रहा है। तो मैं अभी इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको कराता हूँ। तो बेटा आप अपने पास में जब आएंगे, असाइनमेंट क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे ऑन दी पेज। अगर आप देखेंगे पेज नंबर 19 पे आपके पास आएंगे असाइनमेंट क्वेश्चंस। सो मैंने आपकी कैटेगरीज बना रखी है, असाइनमेंट क्वेश्चंस अलग है और फिर आपके पास जो प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेगमेंट अलग है। तो आपको वो इंडेक्स से बड़ा क्लियरली देखने को मिल जाएगा। एंड हम टॉपिक करेंगे, उसी के टॉपिक के जैसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, वो कॉन्फिडेंस मिलेगा और फिर लेक्चर के एंड में आपको उसी के टॉपिक के रिलेटेड होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा। मैंने आप लोगों को जैसे इंट्रोडक्शन वीडियो में बेटा एक चीज बोली थी, असाइनमेंट क्वेश्चन जैसे एक सेगमेंट है आपके पास में और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन से एक सेगमेंट है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को जैसे पेज नंबर आई थिंक में वो 33 से शुरू है। आप लोग बेटा प्लीज मेक इट श्योर आप अपने सेपरेट रजिस्टर बनाएंगे। असाइनमेंट क्वेश्चन वो है जो मैं आपको अभी आपको सॉल्व कराऊंगा, प्रॉपर तरीके से हम सॉल्व करेंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन वो है जो आपको एक तरीके से किस में मिलेंगे, आप लोगों को होमवर्क में मिलेंगे। वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आपको होमवर्क में इस लेक्चर के बाद करने हैं। मेक श्योर आप दोनों का सेपरेट रजिस्टर बनाए, एक तो ये बात ध्यान है। दूसरी चीज आपने क्या करनी है बेटा, कि आप लोगों ने अपने पास में ये कुछ ऐसी चीज है जो एक बार मैं आपको बता दूंगा, तो आप लोग अपने पास उसे फॉलो करते हैं तो आपको मदद रहते हैं। तो असाइनमेंट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस सेपरेट रजिस्टर आपने बनाना है, दोनों का सेपरेट रजिस्टर, दोनों का अलग अलग रजिस्टर बनाएंगे। तो यू विल बी हैविंग टू रजिस्टर्स पैरेलली गोइंग ऑन, एक असाइनमेंट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का, ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर साथ के साथ बेटा दोनों रजिस्टर्स का रजिस्टर नंबर 1 रजिस्टर नंबर 2, एंड घबराना मत, दोनों रजिस्टर भर जाएंगे आपके पास में, क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास बेटा जो ये चीज आ रही है, आपने दोनों रजिस्टर की इंडेक्सिंग कर देनी है। आप इंडेक्स मतलब आपने नंबरिंग करनी है पहले तो, ताकि हम इंडेक्स बना सके। सो आपने क्या करनी है, नंबरिंग कर लेनी है अपने पास में। नंबरिंग का मतलब क्या होता है बेटा, नंबरिंग का मतलब होता है आप हर रजिस्टर को क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 करते हुए जब भी फ्री बैठे वो नंबरिंग कर दीजिए, टॉप पे लिख दीजिए दोनों रजिस्टर के, 1 से लेके मान लो 200 पेज का रजिस्टर है, दूसरे वाला भी 1 से लेके ऐसे है। उसका रेलिवेंस क्या है, ताकि आप हर चैप्टर का क्या बनाएंगे, हर चैप्टर के बिगिन में आप क्या बना सकते हैं, इंडेक्स बना लेंगे। इंडेक्स में आप लोग क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर और यहाँ पे पेज नंबर, कि वो क्वेश्चन नंबर कौन से पेज पे सॉल्व है। ये एक क्राइटेरिया होता है जो बच्चा फॉलो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे वो कौन कौन से पेज पे, मान लो कोई पेज नंबर 2 पे है, ये पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 8 पे, जैसे भी है वो होता जा रहा है। और बाद में रिवीजन वाले दिन आप अपने पास में क्या करते हैं, आपने मार्क कर रखे होते कौन कौन से क्वेश्चन है ना, आप खुद इंडेक्स बनाए। उसकी बजाय मैंने आप लोगों के लिए एक और फायदा कर दिया, या तो आप ये फॉलो करिए, या आप अपने पास में क्या कर सकते हैं, मैंने हर क्वेश्चन के आगे अगर आप देखेंगे ना बेटा, यहाँ पे पेज नंबर की जगह छोड़ दी है, आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन के आगे। आपने क्या करना है, यहीं पे लिख दो अपने रजिस्टर का कौन से पेज नंबर पे वो सॉल्व है। लेट से पेज नंबर 5 पे आपके पास सॉल्व है या पेज नंबर 2 पे सॉल्व है, आप वो कर लो। ताकि आपके पास क्या होगा, जब आप रिवीजन फेजेस में जाते हैं तो उस समय आपने बस यहां पे मार्क कर रखा होगा वो क्वेश्चन को,
या उसके पर्टिकुलर किसी सब पॉइंट को मार्क करके रखा होगा लेट से, तो वो आपको पता चल जाएगा वो आपके रजिस्टर पे कौन से पेज पे सॉल्व है, वो यहाँ पे आपका पता चल जाएगा, आपने वहीं पे सेट में कर दिया। तो आपको अलग से फिर ढूंढना नहीं पड़ता या आपको अलग से इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप ये बनाना चाहते हैं, आप इंडेक्स बनाएं, या तो हर चैप्टर से पहले आप ऐसे इंडेक्स बना लीजिए, बेसिकली जितने क्वेश्चन है उसका पेज नंबर का सेग्रीगेट करते हुए, या आप जैसे मैंने आपको दिया आप साथ साथ ही लिखते जाइए। तो दोनों में से जो सा ऑप्शन है, तो मैंने वो आपके लिए पेज नंबर डाल के छोड़ दिया, आपके रजिस्टर में वो कौन से पेज पे। सेम विल बी फॉर दी प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल, जो होमवर्क के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। आप ये अगर देखो, होता क्या बेटा, ये एक्टिविटी अगर आप साथ साथ करते चलते हो ना, तो रिवीजन फेज में बहुत मदद मिल जाती है। आज के लेक्चर में नहीं हो पाएगा, पहला लेक्चर एक बार के लिए, बट आप अपने पास ये तो आप आज जब अपने पास कर लेंगे, अभी तो चलो 2-4 पेज तो आप अभी भी लिख सकते हैं अपने रजिस्टर पे मेरे साथ ही, तो वो साथ के साथ लिख लेंगे। और आप पूरे बुक को एक बार कॉपी को करके रख दीजिए, आपको फिर दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते गए वैसे वैसे पेज नंबर डालते गए, ताकि रिवीजन फेज में बस जोन से क्वेश्चन मार्क करोगे अगली रिवीजन के लिए, पेपर वाले दिन के लिए आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ आपका तैयार होता जा रहा है सामान, ठीक है ना। तो उस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोग अपने पास इस पेज नंबर वाली चीज को क्यों डाला गया, मैंने वो आपको बता दिया, ताकि आप अपने पास में वो अपने पास साथ साथ में लिखते चले और आपको कंफ्यूजन किसी प्रकार की ना हो, ठीक है ना। तो वो आपको पॉइंट इजीली समझ आ गया होगा। चलिए, और सेपरेट रजिस्टर बनाना है बेटा, ठीक है। तो हमारा पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं अभी। पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ अ कमर्शियल बैंक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21। तो हमें बताना है एनपीए कौन सा है। टर्म लोन्स पहले बोल रहा है 100 lakhs के हैं, ऑन विच इंटरेस्ट रिमेन्स पास ड्यू फॉर 3 quarters ऑन 30 lakhs, 2 quarters ऑन 20 lakhs एंड 1 month ऑन 10 lakh। तो बेटा टोटल जो हमारे टर्म लोन्स है, जो हमारे टोटल टर्म लोन्स है, वो हमारे 100 लाख रुपीस के। इसमें से कहता है कि हमारा इंटरेस्ट ड्यू हुआ पड़ा है 3 क्वार्टर। 3 क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर बेटा होता है 3 मंथ्स, एक क्वार्टर होता है 3 मंथ्स, तो 3 क्वार्टर्स हो गए 9 मंथ्स। 9 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली 270 डेज तो है ना, हमारा तो 90 डेज से ऊपर जाने की बात होती है ना। तो 3 क्वार्टर्स मतलब 9 मंथ्स वो एनपीए है, 2 क्वार्टर्स मतलब 6 मंथ्स वो भी एनपीए, वो 180 डेज हो गए। 1 मंथ वाला क्या होगा, नहीं सर 1 मंथ तो 30 दिन ही हुआ ना, या 31 डेज हुए, तो वो नहीं होगा। हमें यहाँ पे एनपीए बताते जाना है, तो हमें क्या करना है, आपके पास बेटा जो हमारा जैसे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का, यहाँ पे आपके पास आ रहा है पार्ट नंबर ए। सो एनपी आपके पास कब होता है, व्हेन इट इज ड्यू फॉर मोर देन पीरियड ऑफ 90 डेज। वो आपके पास व्हेन ड्यू फॉर मोर देन पीरियड ऑफ 90 डेज है, तो वो एनपी आपके पास बनता है, ठीक है ना। अब हमें यहां पर में सबसे पहले हमने बताया टर्म लोन्स, तो टर्म लोन्स के केस में कितनी वैल्यू आएगी बेटा, हमें सिर्फ वैल्यू बतानी है। दिस इज योर 30 lakhs एंड 20 lakhs, तो हम 30 + 20 कर देंगे सिंपली 50, और वैल्यूज किसमें, इन लैक्स। सर एक छोटी सी चीज नहीं समझ आई, बोलो बेटा। सर यहाँ पे जैसे टोटल तो 100 लाख के थे, और ये बाइफरकेटेड 30 लाख, 20 लाख और 10 लाख हुआ, तो 30, 20 और 10 बनता है 60। तो बाकी 40 का क्या हुआ बेटा, बाकी 40 का ड्यू ही नहीं होगा। जितना दे रहा है मैं वही मानूंगा ना, बाकी 40 वाले बिल्कुल टाइम पे टिच पेमेंट कर रहे हैं अपने, उनका कुछ भी ओवर ड्यू नहीं है। तो मोर देन 90 डेज वाले कौन से आ रहे हैं, 3 क्वार्टर्स और 2 क्वार्टर, 1 मंथ वाला नहीं आ रहा, 1 मंथ मतलब 30 डेज है, तो 30 और 20 लेना। ऐसे अगला कौन सा है, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट में कितना बेटा, टोटल है 200 लाख, जिसमें इंटरेस्ट ओवरड्यू है फॉर पास 3 क्वार्टर्स। अगेन सेम लैंग्वेज है, एक का पता चल गया, आगे सेम अप्लाई होना है। 3 क्वार्टर्स ऑन 60 लाख है, 2 क्वार्टर्स ऑन 40 lakhs है, एंड 1 मंथ ऑन 20 lakhs है। तो हमें कौन सा लेना है, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में बेटा अगेन 90 डेज से ऊपर वाला कौन सा है, 60 और 40, 20 नहीं लेना, 60 और 40 लेना है। तो कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, सिक्सटी प्लस 40 दैट इज 100। ठीक है जी, ये वाला हमारे पास नोट हुआ, यस सर। अगला हमारे पास क्या है जी, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड आ गया। 300 lakhs टोटल है, जिसमें से ओवर ड्यू कितने पीरियड है, 3 क्वार्टर्स ऑन 90 पे और 2 क्वार्टर्स ऑन 60 है, और 1 मंथ ऑन 30 है। तो 1 मंथ वाला नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका 31 डेज ही तो हुआ ना। तो 2 क्वार्टर्स मतलब फिर से 6 मंथ्स हो गए, 3 क्वार्टर मतलब 9 मंथ्स हो गए। तो ये कौन सा है, 90 एंड 60, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड।
90 प्लस 60 तो 150, तो टोटल कितना हो गया बेटा 300 लैक्स। सो चेक कर लेंगे, हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा, दैट इज 300 लैक्स। बहुत ही इजी सा आपके पास टॉपिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है मेजर, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा हम सीख रहे हैं कि भाई एनपीए की वैल्यू बता दीजिए कितनी है टोटल, ठीक है ना, वो आपके पास हो जाता है। देन अगला आपके पास क्या आ रहा है बेटा, अगला आपके पास आ रहा है, पूछ रहा है वेदर द बिलो मेंशन्ड अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड एज एनपीए और नॉट। आप बताइए कि ये एनपीए है कि नहीं है। तो अभी हमने सीखा ना, उसके हिसाब से चलना है। सैंक्शन लिमिट जो है बेटा 65 लाख है, ड्राइंग पावर 60 है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग कॉन्टिन्यूसली 56 रहा, तो बेटा 56 जो है वो इनसे तो आपके पास कमी हो गया, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज लेस है, तो इस वजह से तो नहीं बनेगा एनपी। टोटल इंटरेस्ट जो डेबिट हुआ वो 423 है, जबकि टोटल जो क्रेडिट करा अमाउंट वो 184 है, तो इंटरेस्ट लगा अकाउंट में 423, जबकि क्रेडिट का अमाउंट इज एक्चुअली लेस, तो क्या एनपीए बन जाएगा? हाँ सर एनपीए बन जाएगा, क्योंकि क्रेडिट इज नॉट सफिशिएंट ना। सो यहां पर मैं आपने बेटा पहले क्या लिखना है, मैं अगर आपको बताऊं, आप हमेशा जब भी आपके पास आता है क्वेश्चन तो पहले एप्लीकेबल लॉ लिख दो, एप्लीकेबल प्रोविजन लिख दो। एप्लीकेबल प्रोविजन का मतलब जो मैंने जैसे आपके पास चार्ट था वो बना दो, जो चार्ट था पहले आप वो बना सकते हो या पॉइंट्स में लिख सकते हो, चार्ट में लिख दो या पॉइंट्स आपके पास पूरा आ जाएगा। तो हमने एप्लीकेबल मतलब वो बता दिया कि भाई हमारी रूल क्या है, हमारा एन पे बनने का, ठीक है ना, कि इफ इट इज फॉर आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 डेज, या फिर है आउटस्टैंडिंग बैलेंस मोर देन सैंक्शन लिमिट ऑब्लिक ड्राइंग पावर, या वो कम है पर, या तो नो क्रेडिट्स या क्रेडिट्स आर नॉट सफिशिएंट टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड, तो जैसे भी आप लिख रहे हैं। फिर हम बताते हैं इन दिस केस, इन दिस केस जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है is less than sanction limit ऑब्लिक ड्राइंग पावर, तो हमारे इस केस में आउटस्टैंडिंग बैलेंस बेटा सैंक्शन लिमिट ऑब्लिक ड्राइंग पावर से कम है, यस सर वो कम है, 56 लाख जो है वो कम आ रहा है इससे आपके पास में। सो अकाउंट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एनपीए, तो इस क्राइटेरिया के बेस पे तो बेटा वो एनपीए है नहीं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम है। हाउएवर पर however total credits during the period जो टोटल अमाउंट डिपॉजिट कराया विच इज हाउ मच, वो डिपॉजिट कराया बेटा 184 is not sufficient to cover total interest debited during the period, जो कि कितना हमारे पास में बेटा 423। तो जो टोटल क्रेडिट्स है बेटा वो हमारे पास में जो है वो कम है, दे आर नॉट सफिशिएंट टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड, इंटरेस्ट ज्यादा लगा है क्रेडिट्स कम है, देयरफॉर account is to be classified as NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो ये हमारे पास बेटा कवर हो जाएगा, हमने अपने पास ये सीख लिया कि क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। जैसे हमारे पास ये इंडिविजुअल केस आता है ना, तो इसमें ऐसे अगर देखो वो केसेस जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था वहां तो एक ही बार प्रोविजन लिख दिया और फिर आपने सीधा बता देना, ठीक है ना, तो वो हमने एक बात समझी। यहाँ पे आप अपने पास में क्या बता दिया भाई, पहली कंडीशन तो फुलफिल होती है उसकी वजह से एनपी नहीं है,
पर दूसरी क्योंकि फुलफिल नहीं हो रही तो उसके हिसाब से एनपीए बन जाता है, एनपीए बन जाता है। ठीक है ना बात? तो ये बात क्लियर होगी हमारे को। यस सर, ये बात तो अब हमें क्लियर होगी कि पीए और एनपीए बनने का क्या क्रेडिट, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। अब हमारे पास अगली चीज आती है बेटा, अगेन टू द कॉन्सेप्ट, ये हमने किया क्यों था, तो इसमें से पहला चीज आती है, पहली चीज जो है बेटा बहुत ही आपके पास जो है आसान चीज आ रही है, विच इज योर इनकम रिकॉग्निशन। बहुत ही इजी टॉपिक है। इनकम रिकॉग्निशन का मतलब क्या आ रहा है कि हमारा इन जो एसेट्स होते हैं, हमारे जो लोन्स एडवांसेस के ऊपर हम इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं, किसकी, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की, वो हमारी इनकम है। उसको इनकम को रिकॉग्नाइज करने का क्या क्राइटेरिया, तो हमारा रूल क्या है, हमारा रूल है बेटा जो परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उनकी इनकम रिकॉर्ड करनी बेटा एक्रूअल बेस पे। एक्रूअल बेस का बेटा मतलब पता है क्या होता है, जो पार्टी के अकाउंट में इंटरेस्ट लगा, चाहे वो मुझे रिसीव हुआ चाहे वो मुझे रिसीव नहीं हुआ, मेरी वो इनकम है, मैं उसे इनकम रिकॉर्ड कर सकता हूं, पीएनएल में लेके जा सकता हूं, अपने प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा अगर वो परफॉर्मिंग है, अगर वो परफॉर्मिंग है। पर अगर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, अगर वो एक बार एनपीए बन गया, तो उसके बाद हमारी इनकम जो रिकॉग्नाइज होगी बेटा वो कैश ऑब्लिक रिसीट बेसिस पे ही होगी। सर इसका क्या मतलब हुआ, बेटा अकाउंट एनपीए बन गया, अब 90 डेज के बाद जाके इट इज एज गुड एज अ काइंड ऑफ अ बैड डेट ना, मतलब पार्टी ने पैसे देने बंद हो गए, 90 दिन से ऊपर हो चुका है। अब उसके खाते में, अकाउंट में तो हर महीने ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के हिसाब से इंटरेस्ट लगता जाएगा, क्योंकि ड्यूज तो बढ़ते जाएंगे, इंटरेस्ट तो लगता जाएगा। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना आप उसके खाते में जो इंटरेस्ट लगाते जा रहे हो वो अपने आप इनकम भी रिकॉर्ड करते जाएंगे। आप तो फिर ऐसे तो पार्टी पैसे दे नहीं रही है, आप अपने पास इंटरेस्ट की इनकम दिखाई जा रहे हैं, तो वो तो गलत बात होगी ना आपके पास। जो पार्टी है पैसे देने बंद कर चुकी है, तो आपके पास वो एनपीए बन गया एक बार, तो बेटा उसकी इनकम फिर कब रिकॉर्ड करनी है, जब वो पैसा एक्चुअली में देगा, जब एक्चुअली में उससे इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपके पास में इनकम रिकॉर्ड होगी, तो आपके पास इनकम रिकॉर्ड होगी। तो जो पी है, तो क्या आपकी इनकम पे फर्क पड़ सकता है पी और एन पे से, यस बहुत फर्क पड़ सकता है। और इसी वजह से पता है, एक चीज बताता हूं आपको, जब आप बैंक ऑडिट पे जाते हैं ना बेटा, जब आपकी आर्टिकलशिप शुरू होती है, और जब आर्टिकलशिप में आप ट्रेनिंग करते हैं, जो ट्रेनिंग होती है प्रॉपर सीए के अंडर में आप आर्टिकलशिप करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो वहां पे जब आप बैंक ऑडिट्स में जाते हैं, तो वहां पे बैंक मैनेजर, बैंक स्टाफ हमेशा बस यही कोशिश करते हैं कि आप एनपीए मत ढूंढो, कि आप एनपीए मत निकाल लेना अपने पास में। क्यों? क्योंकि एनपीए निकालते ही जो एनपीए हो जाते हैं, उनकी वजह से उनकी इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि उस केस में जो इंटरेस्ट एक्चुअली में रिसीव हुआ होगा कस्टमर से, वो इनकम दिखा सकते हो पीएल में, जो मिला नहीं है वो इनकम नहीं दिखा सकते। तो इससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा ना बेटा, इनकम कम रिकॉर्ड होगी, क्योंकि जितना पैसा मिला है वो इनकम है, जबकि पीए में ऐसा नहीं है। पीए में क्या, एक्रूअल बेस है, चाहे मिला चाहे नहीं मिला, ठीक है ना, एक्रूअल बेस लग गया। तो इनकम फ्रॉम एनपीए कैन ओनली बी अकाउंटेड फॉर एज एंड व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड, जब एक्चुअली में मिलेगा तभी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यानी कि अब मेरे इंटरेस्ट के एक्चुअली में बेटा दो सेगमेंट होते हैं, मेरे इंटरेस्ट के एक्चुअली में दो सेगमेंट होते हैं। मैं कहता हूं मान लो मेरे को जो इंटरेस्ट इस साल में मिला वो रिसीव हुआ 1000, और जो नहीं मिला वो मेरे को नहीं मिला 700। अब मुझे बताओ, मान लो मैं एक ही लेके चलता हूं कि ये अकाउंट मेरा पीए है, तो मेरा अकाउंट अगर बेटा ये पीए होता तो मैं कितनी इनकम दिखा सकता हूँ इस साल, मिली 1000 और नहीं मिली 1700 है, वो पीए वाला अकाउंट है। तो अगर पीए वाला अकाउंट होगा ना बेटा, पूरी 1700 की इनकम रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि चाहे मिली चाहे नहीं मिली आप इनकम दिखा सकते हो। जबकि अगर ये अकाउंट मेरा एनपीए है ना बेटा, अगर ये अकाउंट मेरा एनपीए बन चुका है, उसकी ये बात हो रही है, तो उस केस में आप सिर्फ उतनी इनकम दिखा सकते हो जितनी मिली है, विच इज ओनली 1000। ये फर्क है आपका, तो इसलिए आपके फर्क पड़ता है इनकम रिकॉग्निशन में। तभी मैंने क्या बोला, देखो इसके दो कॉम्पोनेंट बना दिए, जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो या तो मिला होगा या ड्यू हो गया पर नहीं मिला। तो अगर पीए है तो बेटा उसमें दोनों कंपोनेंट आ गए, पर अगर एनपीए तो उसमें सिर्फ वही कंपोनेंट आया जो मिला, जो नहीं मिला वो नहीं आया। और ये टोटल इंटरेस्ट को पता है क्या बोलते हैं, 1000 प्लस 700 को, मतलब मिला 1000 नहीं मिला 700, टोटल को हम बोलते हैं टोटल इंटरेस्ट अर्नड, या आपके पास में टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज किया पार्टियों के अकाउंट में, कितना टोटल इंटरेस्ट लगाया। भाई जो इंटरेस्ट लगा होगा पार्टी के अकाउंट में, उसी के दो हिस्से हो गए ना बेटा, या तो मिला होगा या इस इंटरेस्ट नहीं मिला होगा।
अल्टीमेटली या तो मिला या नहीं मिला, तो उसके दो कंपोनेंट, तो टोटलिटी में वो आपके पास में क्या है, जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ, जो अर्न हुआ हमारे पास एक तरीके से, या मिला या नहीं मिला। अगर एनपी है तो सिर्फ जो मिला वो लेना, और अगर पी है तो उस केस में बेटा कोई भी आप ले, बेसिकली दोनों के दोनों कंपोनेंट लेंगे, दोनों के दोनों कंपोनेंट लेंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही आपके पास आपने देखा बहुत ही एक छोटे से प्रिंसिपल, और इसी से लेके मैं आपके पास में क्या करता हूँ, क्वेश्चन आपको कराता हूँ बेटा। ये हमारे पास क्वेश्चन में 2 आ रहा है, आप देखेंगे बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसके मैंने 3 हिस्से बना दिया, अलग अलग क्वेश्चन करने की बजाय इसके एक ही क्वेश्चन के 3 सेगमेंट है आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो पहला सेगमेंट क्या है, और एक ही प्रिंसिपल पे है, गिवन बिलो इंटरेस्ट ऑन आपके पास क्या है, गिवन बिलो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस ऑफ अ कमर्शियल बैंक, वैल्यूज किसमें बेटा, इन लैक्स, परफॉर्मिंग एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट, टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल परचेज डिस्काउंट। हमसे मांग रहा है कितनी इनकम रिकॉग्नाइज होगी इस साल की। अब दे क्या रहा है आपको, आप चेक करिए, देखिए आपको क्वेश्चन बेटा परफॉर्मिंग का अलग दिया है, नॉन परफॉर्मिंग का अलग दिया है, कितना इंटरेस्ट अर्न हुआ और कितना इंटरेस्ट मिला है। सेम एनपीए वालों का कितना इंटरेस्ट अर्न हुआ और कितना मिला है। अब मुझे ये सिर्फ एक का बता दो, बाकी दोनों तो ऐसे हो जाएंगे। बेटा पीए में प्रिंसिपल क्या था, जितना इंटरेस्ट टोटल में खाते में लगा है, चाहे मिला चाहे नहीं मिला, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी मेरे को कौन सी वैल्यू लेनी है, जो अर्नड वाली वैल्यू है। भाई खाते में लगा 120, मिला 80 है, मैं इनकम पूरी दिखा सकता हूँ 120 वाली, मिला नहीं मिला उससे फर्क नहीं, क्योंकि वो पीए है मेरा अकाउंट। और जो एनपीए वाले लेजर अकाउंट्स हमारे हो चुके हैं, एनपीए वाले जो कस्टमर्स हो चुके हैं, उन केस में क्या होता है बेटा, जो इंटरेस्ट एक्चुअली मिला वो इनकम दिखा सकता हूँ। अब लगा 75 है पूरे साल में इंटरेस्ट, पर कुछ कस्टमर ने आके अभी तक सिर्फ पेमेंट 5 की करी है, तो इनकम बेटा 5 ही ले सकते हो। पीए का अलग है, एनपीए का अलग है, रूल अलग अलग हमें पता है। तो हमें क्या करना है बेटा यहाँ पे, तो हम जब भी क्वेश्चन आता है ना बेटा इसका, पहले हम अपने पास प्रिंसिपल लिख देते हैं। सो प्रिंसिपल आपके पास क्या है, इनकम वर्ड लिख दीजिए या इंटरेस्ट वर्ड लिख दीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट की इनकम होती है ऑन परफॉर्मिंग एसेट्स is to be recognized on accrual basis and income on non-performing asset is to be recognized on cash/receipt basis। तो पीए की बेटा एक्रूअल पे और एनपीए की बेटा किस पे है, कैश/रिसीट बेसिस पे, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला पार्ट आ रहा है यहाँ पे ए पार्ट, सो ए पार्ट में बेटा क्या है, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन से बेटा, कौन कौन सा लेना है सर, एक लेना है 120 और एक लेना है 5, तो 120 प्लस 5 बना 125, वैल्यूज किसमें, लैक्स। ऐसे ही हमारे पास में अगला क्या है, 750 प्लस 12 हो जाएगा, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। तो कितना है, 750 प्लस 12, 762 हो गया बेटा। साथ साथ लिखते चलेंगे बेटा मेरे साथ साथ। और फिर क्या आ गया बेटा, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड में 150 प्लस 20, तो ये हमारे पास में टोटल इनकम बन जाएगी 125 प्लस 762 प्लस 170, 1057।
1057। सो ये हमारे पास में इनकम आ जाएगी, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। हाँ जी। देन हमारे पास अगला देखते हैं, अगला क्या है, आपने मुझे बताना है एक बार सोच के। कैलकुलेट इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तीन ही सेगमेंट है, जैसे दे रहा है इंटरेस्ट बता रहा है, टोटल इंटरेस्ट कलेक्टेड कितना हुआ, और अर्नड बट नॉट कलेक्टेड ऑन पीए और एनपीए। अब 1000 तो लग ही रहा है वैल्यू आएगी, 1000 में 400 भी प्लस 420 भी प्लस, पहला ऑप्शन। 1000 में 400 प्लस 420 माइनस, 1000 में कुछ और ऐड करना है, माइनस करना है, या एक लेना है दूसरा लेना है, क्या करे, करे तो करे क्या भाई, सर रूल लगाएंगे, रूल रट्टा थोड़ी ना। बेटा जो पीए होता है उसका क्या बताया था, उसका रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड दोनों लेने हैं, और जो एनपी है उसका सिर्फ क्या लेना है, रिसीव्ड लेना है, ये वाला नहीं लेना। अब यहां पे क्या हो रहा है देखो, उसने टोटल कलेक्टेड दे दिया, तो ये टोटल ये वैल्यू 1000 है टोटल, अर्नड बट नॉट कलेक्टेड पीए का 400 है और ये 420, तो 420 तो आना ही नहीं है, क्योंकि वो है जो नहीं मिला, किनका, एनपीए का, वो नहीं लेना, कौन सा लेना है, पीए का लेना है, तो ये वैल्यू 400 लेनी है, दोनों का कलेक्टेड दे दिया, वो ऐड करके दे दिया, तो क्या बचा, जो नहीं मिला किसका, पीए का, क्योंकि एनपीए का जो नहीं मिला वो इनकम है नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने पास में पार्ट नंबर बी में प्रिंसिपल दोबारा भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक बार मैं ऊपर लिख चुका हूं। सो इंटरेस्ट ऑन क्या क्या है बेटा, तीन आपके पास में, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, और एक इंटरेस्ट ऑन हमारे पास में बेटा टर्म लोन है। तो ये तीन हमारे पास में आ रहे हैं, और हमें अपने पास में बताना है कि क्या क्या लेना। तो पहले वाले का क्या हो रहा है सर, 1000 तो है ही, प्लस आपके पास कौन सा लेना है सर, 400 लेना है, 1000 में क्या ऐड करना है, 400 आपके पास में लेना है, तो वो आ जाएगा तो 1400। अगला क्या है, 300 में क्या ऐड कर देंगे सर, 100, तो ये हो गया 400, और अगला क्या है, 1000 दिया हुआ है और उसमें क्या ऐड कर देंगे 40, तो 1040। एक का पता चल गया बेटा, सारे हो गए, लॉजिक लगाना है बस अपने पास में। तो ये कितना हो गया, 1800 प्लस 1040 2840। एक का हमने किया, बाकी अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास लग गए, ठीक है ना। सो इजीली आपके पास हो जाएगा, इजीली आपके पास हो जाएगा, ठीक है। देन अगले पे चलते, वही प्रिंसिपल याद रखना है आपके पास में, पीएनपी वाला। अब क्या दे रहा है, इंटरेस्ट टू बी रिकॉग्नाइज फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वैल्यूज इन लैक्स है यहाँ पे। इंटरेस्ट अर्नड ऑन टर्म लोन्स का दे रहा है, अर्नड कितना हुआ, अर्नड ऑन टर्म लोन्स जो एनपीए वाले उनका दे दिया, और रिसीव्ड ऑन टर्म लोन्स जो एनपीए वाले, तो ये तीनों पॉइंट टर्म लोन को लेके है। फिर अगले कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट को लेके है। तो ये क्या वैल्यूज दे रहा है, जरा समझने की कोशिश करते बेटा। जो मैंने आपके सामने एक छोटा सा वो बनाया था, आपके ध्यान होगा, जो मैंने चार्ट बनाया था, उसमें मैंने आपको क्या बोला था, हमारा एक होता है पीए और एक एनपीए, जो कॉन्सेप्ट वाले पेज पे बना हुआ है। एक कंपोनेंट होता है रिसीव्ड, एक कंपोनेंट होता है नॉट रिसीव्ड, ये होते हैं ना कंपोनेंट्स। अब हमारे पास ये वैल्यू आती है, ये इसके दोनों आते हैं, इसका ये आता है, इसका ये नहीं आता, यही हमने सीखा। अब हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सी वैल्यू दे रहा है, देखो अर्नड ऑन टर्म लोन्स, अर्नड ऑन टर्म लोन्स का मतलब टोटल का कितना ब्याज बनता है, टोटल में कितना बनता है, पूरे साल का सब कुछ मिला के सबका दे दिया, तो ये आपको ये टोटल दे दिया बेटा, ये टोटल दे दिया, कितना दे दिया, ये टोटल पूरे का पूरा टोटल आपको मिला के दे दिया कितना, 17.26। फिर अर्नड ऑन टर्म लोन्स जो एनपीए वाले हैं, तो मतलब ये वाली वैल्यू दे दी, इनका दे दिया सिर्फ और सिर्फ,
एनपीए वालों का 4.52। सिर्फ टर्म लोन्स का बता दिया कितना आपके पास जो एनपीए वाले हैं उनका कितना अर्नड बनता है, और फिर इनकी रिसीव्ड वाली वैल्यू बता दी, मतलब ये वाली वैल्यू दे दी कितनी है, ये वाली वैल्यू अलग से दे दी कितनी 2.04। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे अपने पास में, आपको जो बेटा अपने पास में चीज करनी है वो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखते हुए करना है। हमें तो प्रिंसिपल पता ही है, प्रिंसिपल में तो कोई दिक्कत नहीं है कि पीए का अर्न लेना है, एनपीए का रिसीव लेना है। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा आराम से चलते, हम लोग बेटा अपने पास में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 17.26 बेटा टोटल है, समझने की कोशिश करना मेरे साथ। उसमें से अगर मैं 4.52 माइनस कर देता हूं, मान लो 4.52 माइनस कर देता हूं, तो क्या ये सिर्फ पीए का अर्नड नहीं रह जाएगा? अगर मैंने टोटल अर्नड में से एनपीए का अर्न माइनस कर दिया तो पीए का अर्न नहीं आ गया, पीए का इंटरेस्ट रह गया, तो ये तो पूरा लेना है। और एनपीए का सिर्फ कौन सा लेना है, जो कलेक्टेड है। एनपीए का सिर्फ कौन सा लेना है, जो कलेक्टेड है। जो वैल्यू कितनी है हमारी 2.04, तो वो ले लीजिए 2.04। तो ये एनपीए का कलेक्टेड आ गया। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, हमने टोटल में से एनपीए का अर्न माइनस कर दिया, और आपने क्या किया अपने पास में एनपीए का कलेक्टेड। दूसरा तरीका भी था, 4.52 में से 2.04 माइनस करोगे तो वो वैल्यू निकल जाएगी जो एनपीए का नॉट कलेक्टेड है, वो टोटल में से माइनस कर दो, बात एक ही है। तो आपके पास ये वाली चीज जो हमारे पास निकल के आ गई, ये आपके पास किसकी आ गई, हमारे पास टर्म लोन का 17.26 माइनस 4.52 प्लस 2.04, तो 14.78 बेटा इसकी वैल्यू आ गई है। और ये वैल्यूज हमारी किसमें, इन लैक्स है। फिर हमें किसका बेटा, ऑन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। हाँ जी, सो कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट वाले का अब हमें करना। नो कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट का कैसे होगा सर, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट के बारे में हमें एक बार के लिए पढ़ना पड़ेगा, चलो पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं जी, वो कहता है अर्नड ऑन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट कितना है 38.54, एंड अर्नड बट नॉट रिसीव्ड ऑन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट जो एनपीए के तौर पे 8.39। तो क्या करेंगे, अब यहां पे देखो बेटा कौन सी वैल्यू दे रहा है आपको, आपको पता है क्या दे रहा है वो, आपको टोटल उसने दे दिया, टोटल 38.54 है, ये देखो टोटल चारों वैल्यूज मिला के 38.54 है टोटल अर्नड, और उसमें से क्या दिया, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, जो ड्यू हो गया पर नहीं मिला, किनका, जो एनपीए वाले, तो सिर्फ एक लौती ये वैल्यू दे दी, जो अर्न हो गया पर नहीं मिला 8.39। तो क्या कर दोगे सर, माइनस कर देंगे, टोटल आ गया, सब कुछ का सब कुछ आ गया, मिला नहीं मिला, पीए का भी एनपीए का, पर एनपीए का जो नहीं मिला वो दे दिया, हाँ वो तो इनकम में नहीं लेना था तो उसे माइनस कर दूंगा ना, तो 38.54 में से 8.39 माइनस कर दो। थर्टी 8.54 में से 8.39 माइनस कर दिया 30.15। सो हमारे पास में टोटल बन जाएगा बेटा विच इज 44.93। सो 44.93 हमारे पास में टोटल निकल के आ जाएगा किस चीज का, जो आपके पास में आ रहा है बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो इनकम आपको रिकॉर्ड करनी है। क्या ये वाला क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ आ गया बेटा, क्लियरली समझ आ गया वाला क्वेश्चन? यस सर, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ आ जाता है, जो कि हमने अभी तक आप देखेंगे जो मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया है, टर्म लोन एडवांसेस के बारे में हमने सीखा, पीएनपीए बनता कैसे, एक हमने वो सीखा, पीएनपीए बनने का क्या क्राइटेरिया वो सीखा,
और फिर हमने एक चीज सीखी कि उनका इनकम रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया, फिर हमने क्या सीखा, उनका इनकम रिकॉग्निशन का आपके पास क्राइटेरिया हमने अपने पास में जो है वो अपने पास में सीख चुके, जो इनकम रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया कि पीए का एक्रूवल बेस है और एनपीए का रिसीट बेस है। बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे इजी सा टॉपिक आपके पास है जो हम अपने पास यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है? यस सर, यहाँ तक बात हमें बिल्कुल ही क्लियर है जी। नाउ हम अपने पास बेटा आगे बढ़ते हैं, अपने पास जो हमारा अगला है टॉपिक, जो कि मैंने आप लोगों को ये बोला था कि हम ये क्यों बाइफरकेशन करते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि हम अपने पास में जो पी और एनपीए में बांटते हैं वो दो वजहों से बांटते हैं। एक इनकम रिकॉग्निशन जो मैंने आपको अभी समझाया, एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस, और एक दूसरा आपके पास आने जा रहा है बेटा प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। तो हमारा अगला एक टॉपिक आ रहा है प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। सो हम उस पर जरा आते हैं अपने पास में, जो कि हमारे पास में क्या चीज आती है, हमें कहते हैं बेटा कि हम प्रोविजन बनाना चाहते हैं, प्रोविजन फॉर एडवांसेस। आप प्रोविजन बनाते हैं, जैसे एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के केस में आप हमेशा सुनते बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होते। यस सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने आज तक अकाउंटिंग में सुना हुआ है। आपने देखा होगा हमेशा ही जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है ये कोई ऑर्गेनाइजेशन 2% बनाती होगी, कभी आपने क्वेश्चन देखा 5 होता है, कोई कंपनी 10% भी बना रही है, अलग अलग मर्जी हो रही है। तो ये एक एस्टिमेट पे है, इन्वॉल्वमेंट अपनी मर्जी हो रही है, हम कितनी मर्जी प्रोविजन बना ले। अगर बैंक्स को भी हम ऐसे कहते हैं कि तुम अपनी मर्जी से बना लो बेटा, एक बात समझना मेरी, तो वहां पर ना एक मैनिपुलेशन लीड हो सकती है। मैनिपुलेशन किस चीज की? अब बेटा जो एडवांसेस की वैल्यू वो अच्छी खासी है, करोड़ों रुपए में आपके पास एडवांसेस दिख रहे हैं, जो टर्म लोन्स वगैरह, बैंक का मेन एसेट वो ये जो लोगों को लोन एडवांसेस दिए हुए, जैसे मैंने कहा था आपको। अब वहां पे अगर कोई बैंक अपनी मर्जी से 5% बनाएगा, कोई 10 बनाएगा, कोई 15 बनाएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो ऊपर नीचे हो सकती है ना, क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ जाएगा। इसी वजह से जो बैंक्स का बेटा माई बाप है, दैट इज योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक है बेटा, उन्होंने क्या किया हुआ है, काफी चीजों को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। उन्होंने ये बोला हुआ है कि हम बेसिकली फिक्स कर रहे हैं प्रोविजन के रेट्स फॉर दी बैंक्स, ताकि सभी बैंक्स को वही रेट्स अपने पास में फॉलो करने। तो हमारे पास क्या आने जा रहा है कि जो बैंक्स है बेटा, उनके केस में प्रोविजन के जो रेट्स आपके पास आ रहे हैं वो हमने क्या कर दिया बेटा, वो हमने अपने पास में फिक्स कर रखे, पर उसके लिए हमने यहाँ पे जो एडवांसेस है उसको थोड़ा सा और बारीकी में बांटा है, सर बारीकी का मतलब क्या हुआ, तो मेरे साथ समझेंगे जरा। नॉर्मली हम बोलते हैं हमारे परफॉर्मिंग एसेट है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, पर फॉर योर बेकिंग ऑफ योर प्रोविजन हमने यहाँ पे उसे जो बांटा है बेटा अपने पास में 4 हिस्सों में बांटा है। एक होते हैं बेटा स्टैंडर्ड एसेट्स, एक होते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स, एक होते हैं डाउटफुल एसेट्स, और एक होते हैं बेटा लॉस एसेट्स। सर ये चारों का मतलब क्या है, तो हाँ जरा समझते हैं। पहले मैंने ये बांटा है कि ये 4 हिस्सों में, फिर इनके प्रोविजन के रेट्स देखेंगे क्या है। स्टैंडर्ड एसेट्स इज जस्ट योर परफॉर्मिंग एसेट। स्टैंडर्ड एसेट इज योर अदर नेम ऑफ परफॉर्मिंग एसेट। जब तक अकाउंट एनपीए नहीं बनता, जिसे हम पीए बोलते हैं, वो क्या है, स्टैंडर्ड एसेट है। तो स्टैंडर्ड एसेट इज नथिंग बट योर परफॉर्मिंग एसेट। अब जिस दिन कोई हमने लोन दिया था किसी कस्टमर, वो एनपीए बन गया, तो बेटा जब वो एनपीए बनता है, वो ताजा ताजा नया नया एनपीए किस कैटेगरी में जाता है, वो बाद में एनपीए कहलाया जाएगा, पर उसकी कैटेगरी चेंज होती जाएगी। वो जब नया नया एनपीए बना है तो हम उसे एक कैटेगरी में लेके जाते हैं जिसका नाम होता है सब स्टैंडर्ड कैटेगरी। तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट बन जाता है। तो एनपीए बनता है जिस दिन, वो कौन सी कैटेगरी में जाता है, सबसे पहले सब स्टैंडर्ड कैटेगरी। ये इस कैटेगरी में रहता है बेटा 1 साल तक। तो एनपीए बनने के बाद 1 साल तक वो किस कैटेगरी में रहता है, सब स्टैंडर्ड में रहता है। फिर वो चला जाता है बेटा डाउटफुल कैटेगरी में, क्योंकि इन कैटेगरी की वजह से इनके प्रोविजन रेट पे फर्क पड़ता है। डाउटफुल कैटेगरी में 3 हिस्से बने हुए हैं। या तो डाउटफुल कैटेगरी में उसे अप टू 1 ईयर हुआ है, मतलब 1 साल तक है वो डाउटफुल में, मतलब एनपीए बने हुए एक तरीके से 2 साल हो गए, मैं वैसे आपको बोल रहा हूं। या डाउटफुल में 1 साल से ज्यादा हो गया बट अप टू 3 ईयर्स है, मतलब 1 to 3 ईयर्स हो गया, या मोर देन 3 ईयर्स हो गया, या मोर देन 3 में 4 5 6 7 जो भी है वो सारे ही आ गए, ठीक है ना। सो स्टैंडर्ड एसेट इज द अदर नेम ऑफ योर परफॉर्मिंग एसेट। जैसे अकाउंट एनपीए बनता है वो किस कैटेगरी में आता है, उसे बोलते हैं सब स्टैंडर्ड कैटेगरी। 1 साल तक वो सब स्टैंडर्ड, उसके बाद वो किस में जाता है, डाउटफुल। और डाउटफुल में 3 स्लैब्स है, अप टू 1 ईयर, 1 to 3 और मोर देन 3। सर ये तो आपके पास 3 ही हुए, आपने ऊपर बोला 4 कैटेगरीज है, लॉस एसेट भी है। हाँ बेटा लॉस एसेट भी है। जो लॉस एसेट है ना, वो समय पर निर्भर नहीं करता, वो टाइम बेस्ड नहीं है, क्योंकि आप समय पे जाएंगे वो तो डाउटफुल मोर देन 3 में आगे जितना भी हो गया। तो लॉस एसेट जो होता है वो व्यू बेस्ड है। वो किस पे बेटा, वो पीरियड पे बेस नहीं है, वो व्यू बेस है।
व्यू का मतलब बेटा होता है बैंक्स के ना बेटा बहुत प्रकार के ऑडिट होते हैं, कल को आप भी बैंक्स के जाएंगे ऑडिट करेंगे, बैंक्स के खुद के इंटरनल ऑडिट होते हैं, आरबीआई का ऑडिट होता है, बहुत प्रकार के ऑडिट होते हैं। जब कोई ऑडिटर बैंक में जाता है और उनके वो एडवांसेस को देखता है, वो कहता है बैंक वालों ने एक एडवांस को दिखाया हुआ है समय के हिसाब से डाउटफुल अप टू 1 ईयर कैटेगरी में, उन्होंने दिखाया हुआ अपने हिसाब से। ऑडिटर जाता है और कहता है नहीं 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 नहीं, इससे तो आपको कभी कुछ नहीं मिल सकता, इसे उठा के लॉस में ले जाओ, या आप डाउटफुल 1 2 3 में दिखा रहे हो तो, या आप सब स्टैंडर्ड में दिखा रहे हो, जो भी मतलब एक तरीके से जो एनपी होगा उसी को बोलेगा ना, जो पीए चल रहा है उसको थोड़ी ना बोल देगा लॉस है, वो तो परसेंट टाइम पे पैसे दे रहा है। तो जो बैंक्स वालों ने मान लो सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल में दिखाए हुए अलग अलग में, तो ऑडिटर जाता है और कहता है इनको लॉस में दिखा दो, तो लॉस एसेट्स में वो फिर चले जाते हैं, फिर वो वहां से हट जाएंगे, उस कैटेगरी से वो हट जाएंगे। सो लॉस जो है वो समय के साथ नहीं है, वो व्यू बेस है। तो लॉस एसेट जो हमारे पास आता है, मैं एक बार के लिए उसे पढ़ाता हूं, जो कि आपके पास है विच हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक और द इंटरनल और द एक्सटर्नल ऑडिटर्स और द आरबीआई इंस्पेक्टर, बट अमाउंट जिसका अभी तक हमने पूरा राइट ऑफ मान लीजिए नहीं किया था। सो ये आपके पास होता है जो व्यू बेस है, जो समय पर निर्भर नहीं करते, जो समय पर निर्भर नहीं करते। ये हमने बेटा 4 स्लैब्स तो समझी, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस, पर इनसे फर्क क्या पड़ रहा है? इससे फर्क पड़ता है बेटा प्रोविजन के रेट्स पे। नाउ दिस इज द प्रोविजन रेट विच हम अपने पास में देखने को अजीब लगेगा, एक आधा क्वेश्चन कराऊंगा आपको इमीडिएटली खुद याद हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है, ये बोनस मार्क्स होते पेपर में, ठीक है ना। सो हमारे प्रोविजनिंग के बेटा रेट्स आ रहे हैं, ये बेटा प्रोविजनिंग रेट पहले हम समझते हैं, कुछ याद करने की कोशिश करेंगे और फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे आप देखना एक दो क्वेश्चन बाद आपको खुद याद हो जाएंगे। सबसे पहले कैटेगरी है स्टैंडर्ड एडवांसेस, जो स्टैंडर्ड वाले थे। इसमें क्या बांटा हुआ है, जो हमने एडवांसेस एग्रीकल्चरल और स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को दिए हुए, छोटे एंटरप्राइजेस को, उनमें रेट है 0.25% है बेटा, 1% से भी कम है। कई बार बच्चा ना 25% कर देता, गलत हो जाएगा, 0.25% है, मतलब अगर वैल्यू 10,000 है तो बेटा 10,000 का 25% करके 2,500 मत लिख देना, 10,000 के ऊपर 0.25% करना है, तो 25 वैल्यू आएगी, 1% से भी कम है। सो ये किसको दिए हुए है, जो एग्रीकल्चर बेसिकली जो किसानों को दिए हुए, उनमें 0.25 है, उनको रिलैक्सेशन दी गई, उनको जो लोन दिया उसमें कम प्रोविजन बनाओ। फिर जो एडवांसेस कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर को दिया हुआ है ना, ये सेक्टर ना थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, ये यहाँ पे भी आ रहा है कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक आएगा उसमें भी जाके इसकी बात होगी। कॉमर्शियल रियल एस्टेट हो गया बेटा, जो जैसे डीएलएफ वाले हैं आपके पास में, सुषमा वाले आपके पास है, बहुत हमारे देश में जो है रियल एस्टेट के जो है एंटिटीज काम करती है, ठीक है। सो कॉमर्शियल रियल एस्टेट वालों को जो दिया उसमें 1% है, क्योंकि सेंसिटिव सेक्टर है, थोड़ा सा हमने प्रोविजन का रेट ज्यादा बनाने को कहा है, ठीक है ना। फिर एडवांसेस कॉमर्शियल रियल एस्टेट को पर जो रेजिडेंशियल हाउसिंग का काम करते हैं, मतलब जो फ्लैट्स बना रहे, सोसाइटीज बना रहे, जो घर बनाते हैं, देखो जो कमर्शियल बना रहे, जो आपके पास में एक तरीके से शोरूम्स वगैरह बना रहे, मॉल्स बन रहे, वो आपके पास में 1% हो गया। पर जो मकान बना रहे हैं, ठीक है ना, हाउसिंग वाला आ गया, रेजिडेंशियल हाउसिंग, उसमें 0.275 है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन कर दी, 0.75 कर दिया। और इसके अलावा जितने भी है अदर वाले, उसमें है 0.4। आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर बेटा वो पहले 3 वाले जनरली नहीं होते, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, हमें सिंपल लिखा होगा स्टैंडर्ड एडवांसेस, तो हमने स्टैंडर्ड एडवांसेस पे अगर कुछ नहीं बता रहा तो कितना लगाना है, 0.4%, 0.4%। तो सर एक छोटा सा एक डाउट आ रहा है, बोलो बेटा। सर ये लोग तो वो नहीं है कि जो बेसिकली बिल्कुल टाइम पे पैसे दे रहे हैं, तो परफॉर्मिंग वाले हैं, तो इन पे तो प्रोविजन आइडली बननी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल आपने बेटा सही सोचा, प्रोविजन आइडली बननी नहीं चाहिए, पर हम कंजर्वेटिज्म के हिसाब से बिल्कुल थोड़ी तो बना रहे, देखो 1% से भी कम है। सो बहुत ही कम है ना, क्योंकि ये लोग तो वो है जो बिल्कुल सही अच्छे लोग हैं, तो ये तो टाइम पे अपने पैसे दे रहे हैं, तो पीए है परफॉर्मिंग वाले, तो इस पे बहुत कम है, तभी तो 1% या उससे भी कम है, 1% भी एक केस में ही है। तो किसान को दिया तो 0.25, जो मकान बना रहे हैं, जो बेसिकली शोरूम्स वगैरह बना रहे हैं, उसमें 1% है बेटा कमर्शियल रियल एस्टेट वालों को, और जो उसमें रेजिडेंशियल हाउसिंग है उनका 0.75, और जनरल कितना है आपके पास, सिंपली 0.4। फिर आता है सब स्टैंडर्ड एडवांसेस। सब स्टैंडर्ड में कहता है हमारे कुछ हिस्से हैं। सबसे पहले जो सिक्योर्ड एक्सपोजर है, जो सिक्योर्ड हिस्सा, हमें क्वेश्चन बताएगा कि टोटल सब स्टैंडर्ड मान लो 20,000, उसमें सिक्योर्ड 15,000 है, अनसिक्योर्ड 5,000 है, तो जो जितने भी वैल्यू की मेरे पास सिक्योरिटी पड़ी है, तो जितनी उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू है उतना सिक्योर्ड हिस्से पे, तो सिक्योर्ड हिस्से पे तो प्रोविजन कम बनेगा, यस सर प्रोविजन कम बनेगा, 15% बना रहे। और जो हिस्सा अनसिक्योर्ड है, ऑब्वियसली वहां पे एक्सपोजर ज्यादा हो गया, रिस्क ज्यादा हो गया, जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है वहां प्रोविजन ज्यादा हो गई 25%। पर इसमें एक एक्सेप्शन डाल दी,
जो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन अकाउंट्स वालों का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हो गए बिजली सड़क वाले, जो बेसिकली ऐसे जो अकाउंट्स आपके पास है उनको जो दिया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को, जहां पे बैंक ने कुछ सेफगार्ड्स भी ले रखे हैं, सच एज एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट बेसिकली होता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अकाउंट है। आपके लिए तो सिंपल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं वो क्वेश्चन लिख के देगा, तो उस केस में एक तरीके से बेटा दोनों की ना एवरेज आ गई, दोनों की एवरेज आ गई। याद करने का तरीका 20% है, 15 और 25 की। तो नॉर्मल सिक्योर्ड पे 15 है, अनसिक्योर्ड पे 25 है, पर अनसिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में आपके पास 20% है, ठीक है ना, 20% होता है। फिर आते हैं डाउटफुल एडवांसेस। डाउटफुल एडवांसेस में बेटा आपके पास में कितना बोला हमारे पास, वो कहते हैं जो अनसिक्योर्ड हिस्सा है उस पर सीधा 100%, अनसिक्योर्ड पर डायरेक्टली 100 है, पर जो सिक्योर्ड हिस्सा है उसमें आपकी स्लैब से, जो मैंने आपको पीछे बताई थी अभी, अप टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर एंड मोर देन 3 ईयर, तो उसमें क्या क्या है, 25, 40 और 100, 25, 40 और 100 हमारे पास में ये स्लैब्स आपके पास में दे रखी है, 25, 40 एंड 100। किस केस में बेटा, हमारे पास में डाउटफुल में, सिक्योर्ड हिस्से में, अप टू 1 25, 1 to 3 40, मोर देन 3 100। और लॉस में तो कहने की बात ही नहीं है, लॉस में तो होना ही 100 चाहिए, बिल्कुल। लॉस में तो है कितना, 100। सर थोड़ा सा याद नहीं हो रहा, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अभी पहला लेक्चर है उसी में चीज याद करने को आ गई। बेटा बहुत एक दो बार करेंगे याद हो जाएगा, घबराना नहीं है। आपके पास में हम जैसे ही क्वेश्चन करेंगे, आप देखना 2 क्वेश्चन बाद आपको सारे रेट्स खुद ही याद होंगे। वैसे मैं अभी भी याद कराने लगा, तो मेरे साथ साथ करेंगे। जो आपके पास में स्टैंडर्ड एडवांसेस है बेटा, जो किसानों को, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया 0.25, कॉमर्शियल रियल एस्टेट 1, पर उसमें जो घर बना रहे 0.75 और जनरल का 0.4। सब स्टैंडर्ड में सिक्योर्ड हिस्से पे कितना बेटा, 15%, अनसिक्योर्ड पे कितना, 25%, और इंफ्रास्ट्रक्चर अनसिक्योर्ड पे 20, दोनों की एवरेज होगी। डाउटफुल में सर सिक्योर्ड हिस्से पे, सिक्योर्ड हिस्से पे अप टू 1, 1 to 3, मोर देन 3, 25, 40 एंड 100, और अनसिक्योर्ड हिस्से पे सीधा 100 है, और लॉस पे भी 100 है। सर एक छोटी सी चीज, अनसिक्योर्ड में तो स्लैब्स ही नहीं थी। हाँ मैं तभी तो आपसे पूछने वाला हूं, मुझे बताओ डाउटफुल एडवांस 1 to 3 ईयर्स अनसिक्योर्ड पे कितना, सर 100। बेटा ध्यान से, यहां अनसिक्योर्ड में इररिस्पेक्टिव है, 1 है, 1 to 3 है, मोर देन 3 है, सो प्लीज इसमें कोई वो नहीं है, ये सब पे ही 100 है। सो आपके पास में वो सिक्योर्ड हिस्से में बाइफरकेशन है 25, 40 और 100, अनसिक्योर्ड हिस्से पे तो सीधा 100% है। सर अगर हमें क्वेश्चन ये ना बताए कि सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है तो क्या लेंगे, तो बेटा यहां पर इंस्टीट्यूट ने ना हमें बोला हुआ है कि क्या एजम्पशन लेनी है, नहीं तो बच्चा तो बहुत आसानी से बच जाएगा। अब उसको याद ही नहीं है, मान लो डाउटफुल में लिख दिया 1 to 3 ईयर और बताया नहीं सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड, बच्चा बोलेगा अनसिक्योर्ड मान लो 100, उसे याद ही नहीं है कि 40% मान लो है, 25, 40 और 100 थे ना यहाँ पे, तो वो तो 100 ले लेगा अनसिक्योर्ड। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने ऐसे बच्चों के लिए अपने पास सीधा बोल के रख दिया, आपके पास में अगर क्वेश्चन बेटा साइलेंट होता है कि सब स्टैंडर्ड में और डाउटफुल में सिक्योर्ड लेना है कि अनसिक्योर्ड, तो हमने हमेशा बेटा सिक्योर्ड ही मानना है, नीचे असम्पशन लिखनी है पर मानना हमेशा सिक्योर्ड ही है, क्योंकि लॉस में जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड एसेट में भी जरूरत नहीं है। जरूरत कहाँ है, सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल में, वहीं पे जरूरत थी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड की। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानेंगे, हमेशा सिक्योर्ड मानेंगे। फिर जो सिक्योरिटी की वैल्यू हमने बेटा लेनी होती है इसी में, वो रिलायजेबल वैल्यू लेनी होती है सिक्योरिटी की। मतलब मान लो जो हमने उसका घर गिरवी रखवाया हुआ, कोई और चीज है, उससे शेयर रखवाए हुए हैं, जो भी चीज है उसकी कितनी रिलायजेबल वैल्यू है, कौन सी तारीख को देखोगे, सर प्रोविजन किस दिन बना रहे हैं, 31 मार्च को, हाँ बैलेंस शीट डेट पे, तो उसी दिन की लेंगे। तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हमारे पास जो लेनी है बेटा वो बैलेंस शीट डेट की लेनी होती है, वो क्वेश्चन आपको उसी दिन की देगा। वो जो सिक्योर्ड पोर्शन की वैल्यू है वो हमारी किस दिन की है बेटा, 31 मार्च की है ना, तो उसी दिन की लेंगे ना, प्रोविजन हम 31 मार्च की बना रहे हैं। तो सिंपल सी चीज का ध्यान रखना है, हमारे पास में जब भी हमने अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो स्टैंडर्ड का हमने पढ़ा, अगर कुछ नहीं बोला तो 0.4 है। सब स्टैंडर्ड में सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड अलग से आ गया, आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर 15%, 25% और 20%। डाउटफुल में, अनसिक्योर्ड में सीधा 100 है, इररिस्पेक्टिव कौन सा साल का है। और सिक्योर्ड वाले में अप टू 1, 1 to 3, मोर देन 3, 25%, 40% एंड 100%, और लॉस में सीधा 100%। ये रेट्स आपके फिक्स है तो हमें एज इट इज याद करने होते हैं। कुछ जगह पे हम देखो लॉजिक से समझ लेते कम या ज्यादा का, पर परसेंटेज आपको याद रखनी पड़ती है बेटा, और वो याद हो जाती है, बिल्कुल बोनस मार्क्स होते हैं एग्जाम में, क्योंकि सिर्फ रेट लगाना है, अपने वैल्यू से मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। तो सर इसके फटाफट से क्वेश्चन करा दीजिए ना। लो क्वेश्चन पे आते बेटा। सो हमारे पास जो असाइनमेंट क्वेश्चन है उसी में आपके पास आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 3।
सो क्वेश्चन 3 क्या है, टू बिगिन विद वेरी आपके पास जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल में गिवन है बेटा इसे के फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एएक्स बैक बता दीजिए कितनी प्रोविजन बनेगी इन द पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो एसेट और वैल्यू इन लैक्स आपके पास है, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल फॉर 1 ईयर आपका दे दिया, सिक्योर्ड ही दे रहा है, 2 एंड 3 ईयर सिक्योर्ड दे रहा है, मोर देन 3 ईयर्स में 2000 है। इसमें से सिक्योर्ड हिस्सा कितना है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी से 600, तो बाकी हिस्सा अनसिक्योर्ड हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। और लॉस एसेट कितना है 1500। अब हमने बेटा इसमें निकालनी होती है प्रोविजन, हमने बतानी होती है प्रोविजन, और हम कैसे अपने पास सॉल्व करते हैं एक बार मेरे साथ देखेंगे पूरा। हम बेटा यहाँ पर क्या करते हैं, पूरा एक अपने पास में एक इस तरीके से टेबल बनाते हैं जहां पे हम चीजों को डालेंगे। सो एक बार मैं इसमें एक दो चीजें और डाल देता हूँ, फिर आप अपने पास इसे ड्रॉ करना। तो ये हमारा है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर में बेटा हमारे पास कॉलम सारे एक एसेट, ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। अमाउंट हमें क्वेश्चन देखा बेटा लैक्स में है, करोड़ में है, वो आपके पास वैल्यू, जहाँ पे इसमें किसमें बेटा इन लैक्स आपको वैल्यूज दे रखी है। प्रोविजन का रेट और फिर प्रोविजन का अमाउंट आ जाएगा इन लैक्स आ जाएगा, जो हमारी प्रोविजन का अमाउंट आएगा, ठीक है ना। हमारी हेडिंग बनी कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन। तो ये आप लोगों ने अपने पास फॉर्मूला है, हम चीजें अभी एक एक करके फिर इसमें डालेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है ना। तो ये अपने पास फॉर्मेट बना लीजिए बेटा अपने पास में। नॉर्मल से आपके पास हम अपने पास एक नॉर्मल अपने पास कॉलम्स बना रहे हैं और उसमें फिर वैल्यूज डालना शुरू कर देंगे। काफी जगहों में आप देखेंगे मेरे साथ आप करेंगे, मैं आप लोगों के पास में जहाँ पे कुछ चीजें फॉर्मेट बेस है, कुछ है मैं पहले से आप लोगों को दिखा दूंगा, मैं आप लोगों को कुछ टाइम दे भी दूंगा आपको वीडियो के अंदर में। अगर आप लोगों को लगता है नहीं मैं शुरू हो गया हूँ मान लीजिए आगे करना, मानते हुए कि आपने बना लिया लेट से या कम, तो आप वीडियो को वहीं पॉज कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके अपने पास बना लीजिए और फिर हम चीजों को अपने पास में फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर मैं आपके पास बेटा सबसे पहले क्या आप करें, जो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दी उसे डाल दो, जैसे स्टैंडर्ड एसेट्स है। सो स्टैंडर्ड वाले कितने बेटा हमारे पास में 20,000। बस अभी पहले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को डाल दो, फिर एक ही बार रेट्स लगा देंगे बेटा हम लोग, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आगे, फिर सब स्टैंडर्ड आगे कितना है 16,000, फिर डाउटफुल है आपके पास में फॉर 1 ईयर, सिक्योर्ड 6,000, फिर आपके पास फॉर 2 एंड 3 ईयर बेटा दिया है, अगेन जैसे अभी क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा पहले तो मैं उसे ही प्लॉट कर रहा हूं आपके पास में 4,000 है, फिर फॉर मोर देन 3 ईयर्स है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास में 600, क्योंकि टोटल तो 2000 है, सिक्योर्ड अगर 600 है तो आपके पास 2000 में से 600 गया तो कितना रह गया 1400 रह गया, और फिर लॉस एसेट्स ये कितने दिए 1500। अब हमने क्या किया एक बार के लिए बेटा, जो क्वेश्चन ने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी वो मैंने सारी की सारी एज इट इज प्लॉट कर दी, सारी की सारी एज इट इज प्लॉट कर दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने पास वैल्यूज को डालना है, ठीक है ना। अब हमें रेट्स अप्लाई करने हैं, स्टैंडर्ड पे कितना था बेटा कुछ नहीं बता रहा, तो 0.4%। सब स्टैंडर्ड पे सर, सब स्टैंडर्ड में सिक्योर्ड पे 15 था, अनसिक्योर्ड पे 25 था, तो ये क्या है बताया नहीं, तो क्या मानोगे, एज्यूम सिक्योर्ड, या तो यहीं लिख दो या नीचे लिख दो, पर ये मेंशन जरूर करना है कि आपने क्या माना है सिक्योर्ड के बारे में। मानना हमेशा सिक्योर्ड है पर लिखना भी है, एज्यूम सिक्योर्ड, तो आपका 15% आएगा। डाउटफुल में बता रहा है बड़ा क्लियरली 1 ईयर सिक्योर्ड आपका 25%, 40%, 100%, अनसिक्योर्ड में तो है ही 100 इरिस्पेक्टिव, और लॉस में भी कितना है 100 है। बस जी अब काम आपके कैलकुलेटर का है, तो 20,000 इंटू 0.4%, तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई बेटा 80, 16,000 का 15% 2400,
6,000 का 25% 1500, फिर 4,000 का 40% 1600, अगले वाले तो सीधा ही 100% है। कुछ बच्चे इसको भी अपने पास कैलकुलेटर पे करने बैठ जाते हैं, बताओ। हाँ जी, सो यहाँ पर में आपके पास में सीधा ही आ जाएगा और टोटल प्रोविजन निकल जाएगी। तो ये कितनी बनी, 80 प्लस 2400 प्लस 1500 प्लस 1600 प्लस 600 प्लस 1400 प्लस 1500, तो वैल्यू इज योर 9080 बेटा। हमारा आंसर कितना आ रहा है बेटा, 9080 लैक्स। सो दिस इज योर प्रोविजन अमाउंट। तो हमने ऊपर अपने पास टेबल बना दो, हेडिंग लिख दो कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन एसेट्स है, अमाउंट जो क्वेश्चन इन लैक्स दे रहा है आपने रेट लगाना है, और उसके बाद क्या निकल के आ जाएगा, प्रोविजन का अमाउंट इन लैक्स। तो ये आपका देख सकते हैं आप कितना आसान सा छोटा सा क्वेश्चन था। हमें बस क्या लगना है, वैल्यू जो दे रखे उस पर एप्लीकेबल रेट लगाना और हमारा क्वेश्चन वहीं कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके पास हो गया होगा बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत आसान तरीके से, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को डाला एक बार में, फिर आपने एप्लीकेबल रेट्स लगा के कर लिया, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रोविजंस टू बी मेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बैंक। तो आपके पास प्रोविजन के अमाउंट बताना है, वही इन द पीएनएल अकाउंट जो बननी है प्रोविजन जानी है। एसेट्स और वैल्यूज इन लैक्स दे रखी है आपको। स्टैंडर्ड एसेट्स, इसमें सिक्योरिटी की वैल्यू दे रहा है 6000 लाख है और टोटल 7000 है। सब स्टैंडर्ड दे दिया। डाउटफुल में फॉर लेस देन 1 ईयर बेटा दे रहा है 1000 है टोटल, पर इसमें से सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है 500, तो सिक्योर्ड पोर्शन 500 हो गया, बाकी अनसिक्योर्ड हो गया बेटा ऑटोमेटिकली। 1 to 3 ईयर आपके पास में आ गया 500 है, इसमें सिक्योरिटी की वैल्यू 300 है। और डाउटफुल मोर देन 3 ईयर्स तो सारा ही अनसिक्योर्ड है, वो टोटल में 300 हो गया, वो सारा ही आपके पास अनसिक्योर्ड है, लॉस है ही नहीं यहाँ पे। तो अगेन हमने क्या करना है सर, हमने अपने पास में प्रोविजन निकालनी है, तो अपने पास फॉर्मेट बना लेते बेटा फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो हमारे पास वैल्यूज किस में दे रखे बेटा, इस क्वेश्चन में भी अगर हम देखेंगे इन लैक्स ही है, यस सर इन लैक्स ही है। तो अमाउंट इन लैक्स, अमाउंट इन लैक्स। सो हमें अपने पास क्या करना है, आप अपने पास बेटा फॉर्मेट बना लेंगे। हाँ जी, सो ये आपके पास में बन जाएगा, हम चीजों को डालना शुरू कर देते हैं। स्टैंडर्ड, ये कितने हैं 7000। सब स्टैंडर्ड, ये कितने हैं 3000। डाउटफुल, डाउटफुल में आपके पास है सबसे पहले बेटा अप टू 1 ईयर, जिस लेस देन 1 ईयर हो गया। इसमें दो हिस्से है, सिक्योर्ड अलग है जो कितना है 500 और अनसिक्योर्ड हो गया 500 बचा हुआ। फिर 1 2 3 ईयर्स, अगेन इसके अंदर में दो हिस्से बेटा, क्वेश्चन जिस तरीके से इंफॉर्मेशन देते हैं हम वैसे प्रेजेंट कर देते हैं। 300 और अनसिक्योर्ड कितना हिस्सा हो गया बेटा टोटल में, क्योंकि कितना है 500 और 300 सिक्योर्ड है तो 200 अनसिक्योर्ड हिस्सा हो गया। और तीसरा आ गया मोर देन 3 ईयर्स, और ये तो है ही क्या, सारे का सारा ही अनसिक्योर्ड, ठीक है जी 300। सो ये हमने क्या किया, क्वेश्चन ने जैसे इंफॉर्मेशन दी थी वैसे प्लॉट कर दी, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड जैसे उधर सिक्योर्ड देता जा रहा था, बाकी अनसिक्योर्ड गया। अब हमने रेट लगाने, सर स्टैंडर्ड में दे रखा है हमारे को कुछ अटपटी सी चीज, ये तो आपने बताई नहीं थी, जो बताई नहीं थी तो उसका रेलिवेंस नहीं क्या बेटा। यहाँ उसने लिखा सिक्योर्ड पोर्शन 6000 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड में तो सीधा 0.4 है। क्या मैंने बांटा था कोई, मैंने सीधा क्या बोला था, स्टैंडर्ड पे कितना रेट है 0.4 है। यहाँ कौन सा सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का कोई लोचा है, कोई लोचा नहीं है, यहाँ सीधा 0.4 है। तो वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है कि आप अपने पास सिक्योर्ड पे कुछ अलग लगा दो, अनसिक्योर्ड पे कुछ अलग लगा दो, भाई रेट ही 0.4% है सीधा, तो 0.4 ही आपके पास लगेगा ना, तो उसका कोई फर्क ही नहीं है।
और फिर सब स्टैंडर्ड में अगेन नहीं बता रहा तो क्या मानेंगे, एज्यूम सिक्योर्ड। हमने एज्यूम किया है सिक्योर्ड तो कितना लगेगा सर 15%। फिर डाउटफुल अप टू 1 ईयर में सिक्योर्ड पे कितना है बेटा 25। अनसिक्योर्ड पे कितना है सर सीधा 100 ही तो है, अनसिक्योर्ड में डाउटफुल में तो सीधा 100 है। 1 to 3 ईयर सिक्योर्ड पे कितना है सर 40%, अनसिक्योर्ड में 100%। और अनसिक्योर्ड मोर देन 3 तो बेटा चाहे सिक्योर्ड हिस्सा है चाहे अनसिक्योर्ड हिस्सा है वो तो वही कितना आपके पास में 100% प्रोविजन रेट है। तो ये हमने अपने पास में चीजें डाल दी। अब हमारा बस काम कैलकुलेटर का। बेटा डाउटफुल में अनसिक्योर्ड हिस्से पे इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर 100% है, तभी सिक्योर्ड पे था 25 40 100, ठीक है ना। सो 7000 इंटू 0.4% 28, 3000 का 15% 450, ठीक है जी। देन 500 का 25% 125, देन 500, देन आपके पास में 120, 200 और 300। टोटल प्रोविजन पता चल जाएगी कितनी, 28 प्लस 450 प्लस 125 प्लस 500 प्लस 120 प्लस 200 प्लस 300, 1723। सो 1723 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, चेक कर लेंगे जी। सो ये हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगी, ये हमारे पास में बेटा निकल के आ जाएगी हमारी प्रोविजन की अमाउंट, हमारी प्रोविजन की अमाउंट निकल के आ जाएगी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना ही ज्यादा इजी। ओनली थिंग इज आपको क्वेश्चन में क्या करना है, बस उसने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया ना बेटा, उस इन्फॉर्मेशन को पहले प्लॉट कर दो। पहले एक बार प्लॉट कर दिया आपका काम खत्म हुआ। उसके बाद आपने क्या करना है, बस रेट लगा दो एप्लीकेबल और उसके बाद मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू निकल जाती है, ठीक है ना। बस वही हमने यहाँ पे करना था। तो ये क्वेश्चन आपके पास प्रॉपरली आपके पास अच्छे तरीके से हो गया होगा। अब हम अपने पास बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है जिसमें बाइफरकेशंस आपकी ऑलमोस्ट काफी हद तक आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। क्वेश्चन क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन compute the amount of provisions to be made in the P&L account of a commercial bank for the year ending on 31st March 21। तो एसेट दे रखे कैटेगरी ऑफ एडवांसेस, वैल्यूज इसमें इन लैक्स। स्टैंडर्ड एडवांसेस दे दिया 7000, सब स्टैंडर्ड टोटल में 3500 है, पर इसमें सिक्योर्ड एक्सपोजर 1000 है और बैलेंस अनसिक्योर्ड है 2500 का। तो इसके दो हिस्से हो गए, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। ये है 1000 और ये है 2500, ठीक है जी। और वो जो अनसिक्योर्ड 2500 है उसमें भी 1500 किसका है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वालों का जिनके एस्क्रो अकाउंट अवेलेबल है। एस्क्रो मैंने बोला था स्पेसिफिक पर्पस अकाउंट, वो लिखता है आपके पास में, ठीक है ना, कि स्पेशल पर्पस के इनके अकाउंट खुले होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इसमें अब दो हिस्से हो गए, 1500 स्पेशल वाला हो गया वो इंफ्रास्ट्रक्चर का और 1000 नॉर्मल अनसिक्योर्ड हो गया, ठीक है ना। क्योंकि 2500 में से अगर 1500 वो है तो बाकी 1000 रहेंगे। डाउटफुल अनसिक्योर्ड दे दिया, डाउटफुल में सिक्योर्ड दे दिया अप टू 1 ईयर, मोर देन 1 एंड अप टू 3 एंड मोर देन 3, और लॉस दे दिया। तो मोर और लेस आप देखेंगे सारे प्रकार के आपके पास यहाँ पे आ गए, सारे टाइप के आपके पास यहाँ पे आ गए। अब हमने यहाँ पर में क्या करना है सर, हमने अपने पास में वही अपना टेबल बनाना है और इसको सॉल्व करना है। तो चलिए बेटा इसको वही करते हैं अपने पास में सॉल्व। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, अमाउंट किस में बेटा, इन लैक्स। तो ये हमने कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन अपने पास में जो है वो निकालनी है। अपने पास फॉर्मेट बना लेंगे ताकि हम चीजों को एक एक करके डालना चालू कर सके जी, डालना चालू कर दे। हाँ जी, तो हम यहाँ पे अपने पास क्या करते बेटा, जैसे मैंने पहले ही बोला, अगर किसी को मान लीजिए लगता है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है उस चीज को करने में या लिखने में, फॉर्मेट बनाने में, प्रॉपर्ली और ज्यादा बना रहे हैं आप लोग, लेट से टाइम ज्यादा लग रहा है,
तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने पास फिर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास आया स्टैंडर्ड एडवांसेस, स्टैंडर्ड कितने बेटा 7000 है। फिर आपके पास में सब स्टैंडर्ड, इसमें सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड कितना दिया बेटा 1000। अनसिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला और अनसिक्योर्ड अदर्स जो नॉर्मल हो गया। तो अनसिक्योर्ड में बेटा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना दिया उसने 1500, तो बाकी हो गया 1000, तो टोटल 3500 मैच कर गया ना। यस सर। डाउटफुल में बेटा अनसिक्योर्ड वाले कितने दिए 1500, सिक्योर्ड में हिस्से कुछ अप टू 500, 1 to 3 years 600 और मोर देन 3 years आपके पास 300, तो 500 600 एंड 3 years। और फिर आगे आपके लॉस एडवांसेस विच इज योर 200। सो ये हमारे पास हमने सारी चीजें बेटा यहाँ पे डाल दी, जितनी भी चीजें क्वेश्चन ने दी थी हमने उसे कॉपी पेस्ट कर दिया जी। अब हमने क्या करना है, अपने पास रेट्स लगाने और वैल्यूज निकालने। तो पहले रेट्स लगा देते, तो यहाँ एजम्पशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी चीजें दे रखे 0.4% है, सिक्योर्ड पे बेटा 15% है, अनसिक्योर्ड पे 25 है नॉर्मल कोर्स में, पर अनसिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना था बेटा 20%। 15 आपका सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड 25 है, बट अनसिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों की एवरेज होगी 20, ठीक है ना। अनसिक्योर्ड डाउटफुल में 100 है, ये था सिंपली 25 40 और 100, और लॉस तो है कितना 100%। तो वैल्यूज करना शुरू कर देते 28, तो ये आया 28, देन 150 आपके पास आई वैल्यू, 300 है, ये हो जाएगी 250, ये 1500, 125 आपके पास में 240, 300 एंड 200। चेक करेंगे जी, यही सारी वैल्यूज क्या डल रही है हमारी, चेक करेंगे जी। सो ये वैल्यूज आपके पास में आ जाएगी और टोटल कर लेते हैं 28 प्लस 150 प्लस 300 प्लस 250 प्लस 1500 प्लस 125 प्लस 240 प्लस 300 प्लस 200, सो 3093। सो 3093 आपके पास में बेटा टोटल आ जाएगा, जो हमारे पास आ रहा है। सो ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी किसकी, प्रोविजन के अमाउंट की 3093 लैक्स, ठीक है जी। सो ये हमारे पास में क्या पार्ट कंप्लीट होता है, चेक कर लीजिए। आपके पास पूरा फुल फ्लेजिड था, फुल फ्लेजिड आपके पास क्वेश्चन था जिसमें आपका 3093 लैक्स आपके पास फाइनल आंसर बनेगा, और जिससे ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, पूरे का पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है, फुल फ्लेजिड बेटा, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपके पास हो गया। यस सर, ये क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है। और क्वेश्चन करेंगे अभी सर, और क्वेश्चन वैसे तो एक बचा इस वाले टाइप का। ऐसा करते हैं हम अपने पास क्या करते हैं अभी के लिए, मैं यहीं पे रोक मतलब इस लेक्चर को करूंगा, बट मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने होमवर्क वगैरह के बारे का आपको सिस्टम बताना है सारा, ठीक है ना। तो ये हम अगली बार चेक कर लेंगे। आज जो हमने बेटा अपने पास कॉन्सेप्चुअली चीजें सीखी, तो हमने जो कॉन्सेप्चुअली सीखी, हमने बैंकिंग कंपनी के चैप्टर में क्या क्या बातें करी,
एक हमने सबसे पहले सीखा था कि बैंक का मेजर एसेट कौन सा होता है, जैसे लोन्स एडवांसेस है, हमने वो बातें करी, टर्म लोन, बिल परचेज डिस्काउंट, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट। फिर हमने बात करी कि इसको पीए और एनपीए में बांटते हैं, हमने वो सीखा। एनपीए का क्राइटेरिया जो होता है वो आपका होता है 90 डेज का, ठीक है ना। फिर उसमें हमने कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में थोड़ा सा और बारीकी में हम चीजों के गए थे, वहां या तो बैलेंस ही सैंक्शन में ड्राइंग पावर से ज्यादा या कम है, पर उस केस में कैसे होता है, या तो क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट जो है वो इनसफिशियंट है, ठीक है ना। फिर आपके पास में उसके एग्जांपल करें, फिर पीए का प्रिंसिपल क्या होता है, एक्रूअल, एनपीए का क्या होता है, कैश बेसिस, उसको लेके कॉन्सेप्ट समझा और उसके क्वेश्चन किए। एंड देन लास्ट में हमने अपने पास शुरू किया होता है प्रोविजन रिक्वायरमेंट वाला पार्ट। तो ये प्रोविजन रिक्वायरमेंट का हमने अपने पास में यहाँ सीखा और इसमें हमने अपने पास चीजें करी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करे। नाउ अब आप जाके बेटा आगे सेगमेंट देखेंगे, तो यहाँ पे एक सेगमेंट है आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन की। जैसे मैंने क्लास क्वेश्चन है वैसे होमवर्क के क्वेश्चन है, आपको हर क्वेश्चन के ऊपर देखने को मिल जाएगा स्टडी मटेरियल का है कि आरटीपी का, कौन से पेपर का, जो नहीं भी लिखे हुए वो पुराने टाइम के कुछ मेरी तरफ से डाले गए, वो पुराने ओल्ड स्कीम वगैरह के क्वेश्चन है, पुराने आरटीपीस के। सो डोंट वरी, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड हियर, जैसे मैंने आपको बोला। सो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्या करना है बेटा, जो भी मैं होमवर्क के क्वेश्चन अभी आपको दूंगा, आप लोगों ने जो अलग से रजिस्टर अपना, जैसे मैंने आपको बनाने को कहा था, आप उसमें अपने पास करेंगे, पेज नंबर तो आप अपने पास डालते ही जाएंगे ताकि आपको बाद में मदद रहेगी। आप लोगों के पास बेटा मैंने उसका फाइनल आंसर नीचे दिया हुआ है, तो आप अपने पास क्वेश्चन करेंगे, फाइनल आंसर आपके पास नीचे है, ठीक है। आपके पास साथ में सॉल्यूशन वाली फाइल भी है, ठीक है ना, जो सॉल्यूशन बुकलेट है, वहां पे जैसे मैं आपके पास लेक्चर में करा वैसे डिटेल्ड में आंसर लिखा है। तो अगर कई बार कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप अपने पास वहां से डिटेल से चेक कर सकते हैं। तो वो देखिए डिटेल्ड आपके पास जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशन फाइल है, जो कि आपके पास उसमें प्रॉपर तरीके से ऐसे पूरे आंसर सॉल्व है आपके पास में, ठीक है ना। तो आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो आप अपने एंड पे करेंगे और उसके सॉल्यूशन फाइल से अपने पास चेक कर सकते हैं। फाइनल आंसर यही नीचे लिखा हुआ है, जो डिटेल्ड आंसर है वो सॉल्यूशन बुकलेट में, ताकि आपको कोई बट मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ऐसा ना हो पता चले आप अपने मेरे आंसर्स को ऑडिट करने बैठ गए। बेटा आपके लिए आपने खुद करना है पहले क्वेश्चन, फिर आंसर से चेक करना है। ये नहीं है कि टिक 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 मेरे वाले से कर लिया। एंड मेक श्योर अगला लेक्चर देखने से पहले आपको अपने पास में होमवर्क के क्वेश्चन प्लीज करना, जो भी मैं आप लोगों को दूंगा हर लेक्चर के आखिरी में, ठीक है ना, वो प्लीज मेक श्योर अगले लेक्चर को देखने से पहले करें, तभी आप खुद देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और हमारी एक एक्सटेंसिव कवरेज आपके पास होती जाएगी। तो ये गृह कार्य है, होमवर्क है आप लोग के घर के लिए। सो आप अभी के लेक्चर के बाद कर सकते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी हो जाएगा, आप देख सकते हैं। मई 22 का क्वेश्चन आपके पास जला हुआ है, ये आपके पास आया हुआ है फॉर 5 मार्क्स का। सो क्वेश्चन 1, 2, 3 हो जाएगा आपके पास, फोर्थ भी हो जाएगा, फिफ्थ भी हो जाएगा, सिक्स भी हो जाएगा, सेवन भी हो जाएगा। सर रुको जरा, रुको 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 रुको। अच्छा तो ऐसा करते हैं, मैं आपके पास टिल 7 तक ही देता हूँ। तो टिल 7 तक आप कर सकते हैं क्वेश्चन, वैसे तो 8th भी बहुत छोटा है पर चलो कोई ना, आप 7 तक तो बेटा क्वेश्चन पक्का कर लेंगे। सो मेक श्योर जो आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है वह 1 से 7 तक जरूर करेंगे। इस चैप्टर में बेटा अभी क्या है आपके पास मोर और लेस पहले 2 से 3 लेक्चर तक में आप देखेंगे क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं, और ये क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स तक है। फिर हमारे आगे जाके फाइनल अकाउंट शुरू होंगे जो थोड़े से बड़े हैं। तो हो सकता है आपको लगेगा सर होमवर्क बहुत ज्यादा हो गया, नहीं, वो आप देखेंगे तो नंबर ऑफ आपके पास जो क्वेश्चन करने में आप देखेंगे टाइम बहुत कम लगेगा, टाइम आपका कम ही लगेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड बहुत ही आसान सा चैप्टर है, हमने सेग्रीगेट करते हुए टॉपिक्स के हिसाब से हम करते जा रहे हैं, ठीक है ना। सो मेक श्योर आप अपने पास में होमवर्क के क्वेश्चन जरूर करें, फिर आंसर वाली फाइल से अपने पास चेक कर लेना, सॉल्यूशन फाइल से जो आप लोगों के पास है। कोई अगर आंसर टैली नहीं होता है, जो भी दिक्कत आती है आपके पास में, एंड फिर आप अपने पास अगली क्लास को देखना, ठीक है ना। सो होपफुली आपके पास बेटा ये वाला जो हमने अपने पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर में चीजें करी वो आप बच्चों को अच्छे समझ आई होगी। एंड कुछ जगहों पे आप लोगों के पास में क्या है वो पहली बार में क्या लगता है अजीब लगती है कुछ चीजें, बट जब आप उसको अपने पास प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने पास रिवाइज करते हैं, तो आपको चीजें और ज्यादा बेटर तरीके से समझ आती है। सो मेक श्योर आप मेरे साथ में मेरे लेक्चर्स को अपने पास ध्यान से सुनिए, आप उनके पास उसके क्वेश्चंस को अपने पास में जरूर अच्छे से करिए, होमवर्क के क्वेश्चन को अपने पास में अच्छे से देखिए, ताकि आप लोगों का धीरे धीरे करते हुए ऐसे आपका कॉन्फिडेंस प्रॉपरली आप लोगों का बिल्ड होता जाएगा और बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसी से हम अपने पास आज के लेक्चर को अपने पास इसको अपने पास खत्म करते हैं। एंड आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए। सो बाय बाय एवरीवन, अब मिलते हैं हम अपने पास अगले लेक्चर में। बाय बाय।